ड्रामा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और डरावनी सपने से होती है। हम एक स्कूल के कॉरिडोर को देखते हैं जो धुंधला है। कैमरा एक क्लासरूम के अंदर जाता है जहां एक फीमेल टीचर, जो कि हमारी हीरोइन है, जिसका नाम यून बोम है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है। बोर्ड पर लिखा है, इंसान को इंसान बनना चाहिए। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। बोम बहुत गुस्से या डर में चौक चला रही है। तभी वहां पर एक महिला आती है और उसे जौक के टूटते ही बोम की नींद खुल जाती है। बोम अपने बिस्तर पर उठती है। अलार्म बज रहा है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वो बहुत डिप्रेशन में है। वो अपने कांपते हुए हाथ को देखती है। उसका वॉइस ओवर बताता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि पिछले एक शीशे के सामने तैयार होते हुए वो खुद से एक अजीब वादा करती है। आज भी हंसना नहीं है, खुश नहीं होना है, मजे नहीं करने हैं। वो खुद को एक सजा दे रही है, जैसे खुश रहने का उसे कोई हक नहीं है। वो बिना किसी जोश के फाइटिंग बोलती है, कोरियाई में हिम्मत रखो। सीन अब एक शांत ग्रामीण इलाके कंट्री साइड में शिफ्ट होता है। रेडियो पर मौसम की खबर चल रही है कि ठंड बढ़ गई है। बोम अपने पुराने से घर से निकलकर स्कूल के लिए पैदल जा रही है। उसके पीछे स्कूल के 3 और स्टाफ मेंबर्स आ रहे हैं, एक सीनियर मेल टीचर, एक फीमेल टीचर और एक यंग मेल टीचर। ये तीनों आ रही है। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और लोग उसे पसंद करते थे। फिर स्कूल का एक सीन आता है जहां वो बहुत पॉपुलर टीचर थी। स्टूडेंट्स उसे एथिक्स गॉडेस यानी नैतिकता की देवी कहते थे और उसके लिए तालियां बजाते थे। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि वही देवी अब इस गांव में एक भूत की तरह उदास होकर चल रही है। वापस गांव के रास्ते पर सीनियर टीचर अपने साथियों से कहता है, ये अजीब है। आमतौर पर टीचर्स गांव से सियोल जाने के लिए ट्रांसफर लेते हैं, लेकिन ये सियोल छोड़कर इस गांव में क्यों आई? वो शक जताता है कि बोम ने जरूर सियोल में कोई बड़ा कांड या एक्सीडेंट किया है, जिसकी वजह से उसे भागकर यहाँ आना पड़ा। तभी बोम रुकती है और पीछे मुड़कर उन तीनों को बिल्कुल बेरुखी से नमस्ते करती है और आगे बढ़ जाती है। टीचर्स हैरान रह जाते हैं। स्कूल के गेट पर एक बहुत ही हैंडसम लड़का आता है। उसका नाम सियोन है। उसके आते ही लड़कियां पागलों की तरह फोटो खींचने लगती हैं, जैसे वो कोई के पॉप आइडल हो। टीचर्स ये तमाशा देख रहे हैं। फीमेल टीचर भी उस लड़के को देखकर खुश हो रही है, लेकिन बोम, वो भीड़ के बीच में ऐसे खड़ी है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। वो पॉपुलर लड़का स्टूडेंट सीनियर टीचर के पास जाता है और कुछ गंभीर सवाल पूछने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो गॉसिप करने वाली फीमेल टीचर बोम को रोकती है और थोड़ी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। बोम बस उसे देखती है और कुछ खास नहीं बोलती। आगे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कती है। आगे सीन एक स्टाफ रूम में शुरू होता है। बाहर का मौसम खराब है। प्रिंसिपल सभी टीचर्स को लेक्चर दे रहे हैं कि कल से मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए स्टाफ रूम में स्टूडेंट्स की एंट्री बंद कर दी जाए। सभी टीचर्स बोर हो रहे हैं। हमारी फीमेल लीड यानी टीचर भी चुपचाप खड़ी है। उसका ध्यान कहीं और है। प्रिंसिपल कहता है कि एग्जाम के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। माहौल बहुत ही सुस्त और बोरिंग है। आगे अचानक बाहर का मौसम बदल जाता है। प्रिंसिपल बोल ही रहा होता है कि तभी एक टीचर चिल्लाता है, बर्फ गिर रही है। अगस्त या गर्मी के महीने में अचानक भारी बर्फबारी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सारे टीचर्स और स्टाफ खिड़की की तरफ भागते हैं। भगदड़ इतनी मचती है कि प्रिंसिपल बेचारा धक्के से नीचे गिर जाता है और उसे कोई उठाने भी नहीं आता। बाहर एक भयानक तूफान जैसा मंजर है। खिड़की से टीचर्स देखते हैं कि इस भयानक बर्फीले तूफान के बीच, जहां सब कांप रहे हैं, एक आदमी आन बोह्यून, जो कि हमारा हीरो है, हाफ टी शर्ट पहनकर चला आ रहा है। उसे ठंड का कोई असर नहीं हो रहा। उसके चलने का अंदाज किसी टर्मिनेटर या विलन जैसा है। उसके हाथ पर एक ड्रैगन का टैटू है। टीचर्स को डर के मारे ऐसा भ्रम होता है जैसे उसकी टैटू से सचमुच का ड्रैगन निकल रहा हो और उसकी आंखों में आग हो। सब डर जाते हैं कि कोई गैंगस्टर स्कूल में घुस रहा है। उस आदमी के बिल्डिंग में घुसते ही स्टाफ रूम में अफरा तफरी मच जाती है। टीचर्स डर की मारे अपनी डेस्क के नीचे छुप जाते हैं। प्रिंसिपल भागकर अपने केबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ी में गिर जाता है और वहीं एक बड़ी टेबल के नीचे छुप जाता है। ये सीन बहुत ही फनी है क्योंकि सब बड़े लोग बच्चों की तरह डरे हुए हैं। वो गैंगस्टर जैसा दिखने वाला आदमी अंदर आता है। सब छुपे हुए हैं। वो देखता है कि एक गमला गिरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि वो उसे बड़े प्यार से उठाकर सही जगह रख देता है। फिर उसकी नजर खिड़की के ब्लाइंड्स पर पड़ती है, जिसका पेंच ढीला है। वो अपनी सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करके उड़ते हुए पेंच को हवा में कैच करता है और उसे अपने हाथ से ही टाइट कर देता है। वो सिर्फ दिखने में खतरनाक है, पर काम अच्छे कर रहा है।
आगे टीचर्स में से सिर्फ हमारी फीमेल लीड हिम्मत करके खड़ी रहती है या खड़ी हो जाती है। वो उस आदमी को घूर रही है, उसका वॉइस ओवर चलता है, वो उसके कपड़ों को एनालाइज कर रही है। पॉलिएस्टर टी शर्ट, बाह पर ड्रैगन का टैटू, ठंड में भी कांप नहीं रहा, पक्का ये कोई गुंडा, गैंगस्टर या मोहल्ले का मवाली है। वो उसे पूरी तरह से जज कर रही है। तभी एक दूसरी लेडी टीचर हिम्मत करके पूछती है, क्या आप हानग्यूल के चाचा बोह्यून हैं? सस्पेंस खत्म होता है। ये कोई गुंडा नहीं बल्कि एक स्टूडेंट का गार्जियन यानी अंकल है। ये सुनते ही टेबल के नीचे छुपा हुआ प्रिंसिपल रेंगते हुए बाहर निकलता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो तो बस अपना पेन ढूंढ रहा था या एक्सरसाइज कर रहा था। वो हंसते हुए उसका स्वागत करने का नाटक करता है। आन बोह्यून बताता है कि वो स्कूल में शिकायत करने आया है क्योंकि उसके भतीजे का फिलियल पाइटी अवार्ड कैंसिल कर दिया गया है। आगे बोह्यून गुस्से में प्रिंसिपल से पूछता है, किस टीचर ने मेरे भतीजे को ये कहा कि जिसके माँ बाप नहीं होते वो आज्ञाकारी पुरस्कार का हकदार नहीं होता? प्रिंसिपल डर जाता है। बोह्यून प्रिंसिपल के करीब जाता है और उसे कॉलर से पकड़ने जैसा इशारा करता है। प्रिंसिपल को लगता है कि अब तो मार पक्का पड़ेगी। वो डर के मारे चिल्लाने वाला होता है। तभी बोह्यून बड़े प्यार और धमकी भरे अंदाज में कहता है, कॉफी? एक कप कॉफी मिलेगी? यह उसका डराने का तरीका था। प्रिंसिपल की जान में जान आती है। प्रिंसिपल को डराने के बाद बोह्यून मुड़ता है और जाने लगता है। अचानक वो फीमेल टीचर हमारी हेरोइन के सामने रुकता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। टीचर डर जाती है कि अब ये मुझे क्या बोलेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक हो जाता है। वो उसकी आंखों में देखता है और सिर्फ एक शब्द बोलता है, सुंदर यानी ब्यूटी। हेरोइन हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी उसे धमकी मिली या कॉम्प्लीमेंट। आगे सीन स्कूल के बाहर शुरू होता है। आसमान नीला है। एक लड़की योनसियो अपने फोन पर मैसेज टाइप कर रही है, कहाँ हो, आजकल कांटेक्ट क्यों नहीं करते? तभी हानग्यूल, वो स्टूडेंट जिसके लिए हमारा हीरो लड़ने आया है, पीछे से आता है। लड़की उसे डांटती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। हानग्यूल बहुत ही सिंपल और सीधा लड़का लगता है। वो कहता है, चलो ट्योकबोकी खाने चलते हैं। रेस्टोरेंट की खिड़की से स्कूल के 3 शरारती लड़के बुलीज उन्हें देख रहे हैं। वे हानग्यूल और उस लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं। एक लड़का तो खिड़की के शीशे को चाट रहा है, ग्रोस बिहेवियर। वे जल रहे हैं कि हानग्यूल को लड़की अटेंशन दे रही है। हानग्यूल और लड़की रेस्टोरेंट में आते हैं। वहां पहले से बैठे वो 3 लड़के हानग्यूल को तंग करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, सुना है तेरे चाचा स्कूल आए हैं, वो गुंडे हैं क्या? तेरा फैन क्लब कौन चलाता है? वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। तभी उनमें से एक बुली अपना फोन चेक करता है। उसे खबर मिलती है कि हानग्यूल का चाचा स्कूल में टीचर्स की बैंड बजा रहा है और वो बहुत खतरनाक है। ये सुनते ही उस बुली का एटीट्यूड बदल जाता है। वो डर के मारे खड़ा होता है और हानग्यूल को ह्यूंगनिम कहकर झुककर इज्जत देता है और वहां से भाग जाता है। बाकी दोनों भी डर के मारे भाग जाते हैं। ये सीन दिखाता है कि चाचा का खौफ स्कूल के बाहर भी फैल गया है। सीन वापस स्टाफ रूम में शिफ्ट होता है। हीरो प्रिंसिपल से पूछता है, सिगरेट पीने की जगह कहाँ है? प्रिंसिपल डर के मारे रास्ता बताने लगता है। फिर उसे याद आता है कि ये तो स्कूल है। हीरो गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है। टेबल में दरार आ जाती है या ऐसा साउंड आता है। प्रिंसिपल और टीचर्स की हालत पतली हो जाती है। वे डर रहे हैं कि कहीं ये मुक्का उनके मुंह पर न पड़ जाए। हीरो पूछता है, मेरे भतीजे का अवार्ड क्यों कैंसिल किया? प्रिंसिपल बहाना बनाता है, वो अवार्ड माता पिता की सेवा के लिए है और चूंकि उसके असली माता पिता नहीं है और आप तो बस अंकल हैं, तो क्या आप उसे उतना जानते भी हैं? इस पर हीरो भड़क जाता है और हानग्यूल की पूरी मेडिकल हिस्ट्री रटना शुरू कर देता है। निमोनिया का टीका 4 बार लगा। 2008 में उसे बुखार आया था 38.4 डिग्री। मैं उसे पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर दौड़कर इमरजेंसी रूम ले गया था। उसका पहला दांत कब टूटा, उसने साइकिल कब चलाई, सब मुझे याद है। वो प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर मैं उसका बाप नहीं तो और कौन है? ये सुनकर स्टाफ रूम में सन्नाटा छा जाता है। फीमेल टीचर बोम ये देखकर बहुत इम्प्रेस और इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास होता है कि ये आदमी बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत केयरिंग है। माहौल बहुत गर्म हो जाता है। तभी पास रखी केटल की सीटी बजती है जो सिचुएशन की गर्मी को दिखाती है। हीरो रिलैक्स होता है, खुद पानी डालता है और अपनी कॉफी बनाता है। वो प्रिंसिपल को एक और ताना मारता है कि बच्चों के साथ भेदभाव ना करें। जब वो जाने लगता है तो डरे हुए टीचर्स उसे 90 डिग्री झुककर नमस्ते करते हैं, जैसे वो सचमुच का डॉन हो। प्रिंसिपल के पैरों में तो जान ही नहीं रहती और वो गिर पड़ता है। हीरो के जाने के बाद शांत रहने वाली टीचर बोम, हमारी हीरोइन अचानक बहुत उत्तेजित होकर बोलने लगती है। वो बाकी टीचर्स से पूछती है, वो उसका सगा चाचा कैसे हो सकता है? क्या खून का रिश्ता है? वो काम क्या करता है?
बाकी टीचर्स जैसे पीटी टीचर और सीनियर टीचर हैरान होकर उसे देखते हैं और कहते हैं, वाह तुम तो बहुत बोल रही हो आज। उदास रहने वाली टीचर को अब इस गुंडे अंकल में दिलचस्पी हो गई है। आगे सीन एक बाजार का होता है। हीरो अपनी गैंग के साथ यानी काले कपड़े पहने ढेर सारे हट्टे कट्टे आदमियों के साथ बाजार में घुसते हैं। दुकानदार उन्हें देखकर डर जाते हैं, शटर गिरा दिए जाते हैं, बच्चों की आंखें बंद कर दी जाती हैं। सबको लगता है कि वो हफ्ता वसूली करने आया है। वॉइस ओवर में एक आदमी कहता है, ये पक्का कोई बड़ा गैंगस्टर है। हीरो एक देसी दवा की दुकान हेल्थ सेंटर में घुसते हैं जहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं। वो गुस्से में एक पैकेट टेबल पर पटकते हैं। ट्विस्ट ये है कि वो हफ्ता मांगने नहीं बल्कि शिकायत करने आया है। वो कहता है, इस टॉनिक का रंग इतना हल्का क्यों है? क्या तुमने इसमें पूरी एक बकरी डाली भी है या नहीं? वो अपने भतीजे की सेहत को लेकर इतना फिक्रमंद है कि वो दुकानदार को धमका रहा है कि माल असली होना चाहिए। उसकी ताकत इतनी है कि उसके टेबल पे हाथ मारते ही जार के ढक्कन हवा में उड़ जाते हैं। अब टीचर्स, प्रिंसिपल और लेडी टीचर्स एक फ्लैशबैक या गॉसिप शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एक रात जंगल में हीरो को गड्ढा खोदते हुए देखा था। माहौल हॉरर फिल्म जैसा है। टीचर्स को लगा वो किसी लाश को गाड़ रहा है, लेकिन असलियत शायद ये थी कि वो अपने भतीजे के लिए जड़ी बूटियां खोद रहा था। लेकिन टीचर्स के डर ने उसे एक राक्षस बना दिया है जिसकी बाह का ड्रैगन टैटू अंधेरे में चमकता है। ये उनका भ्रम है। एक और गवाह, पड़ोसी, बताता है कि एक रात उसने हीरो को देखा था। एक कार रास्ते में खड़ी थी। चाचा ने किसी क्रेन को नहीं बुलाया बल्कि अपने हाथों से पूरी कार को उठाकर साइड में रख दिया। स्टाफ रूम में ये सुनकर सब हैरान हैं। ये आदमी इंसान है या सुपर हीरो? सीन वापस स्टाफ रूम में आता है। प्रिंसिपल हीरो को चैलेंज करता है कि माता पिता तो माता पिता होते हैं, वो तो सिर्फ चाचा हैं, वो उसे कितना जानते हैं। बीच में एक छोटा सा सीन आता है जो बॉम्ब की पर्सनल लाइफ दिखाता है। वो सुपरमार्केट में अकेले शॉपिंग कर रही है और अकेले बस में जा रही है। उसे अपने पिता का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। बॉम्ब उदास है। ये सीन दिखाता है कि एक तरफ हीरो है जो अपने भतीजे के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता है और दूसरी तरफ बॉम्ब है जो अपने पिता से दूर और अकेली है। उसे हीरो का प्यार और केयर देखकर थोड़ी जलन और दुख महसूस होता है। आगे रात में बॉम्ब घर लौट रही है। वो बहुत थकी हुई लग रही है। जैसे ही वो अपने गेट का ताला खोलने की कोशिश करती है, चाबी ताले के अंदर ही टूट जाती है। उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो दरवाजे को हिलाकर देखती है लेकिन वो लॉक है। अपनी खराब किस्मत से परेशान होकर बॉम्ब पास के बंदरगाह हार्बर पर जाती है। वहां वो जोर से चिल्लाती है और पानी में पत्थर फेंकती है। वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी झंड हो चुकी है। बॉम्ब वापस अंधेरे रास्ते से घर की ओर चल रही है। वो फोन पर किसी से मदद मांग रही है। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो वही काले कपड़ों वाला आदमी जो कि हमारा हीरो होता है, टोपी पहनकर उसके पीछे आ रहा है। स्ट्रीट लाइट भी डरावनी फिल्मों की तरह जल बुझ रही है। बॉम्ब को लगता है कि आज तो उसका काम तमाम है। वो तेज चलने लगती है और वो आदमी भी तेज चलने लगता है। बॉम्ब एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो छुपकर देखती है। उसे फिर से वही डरावना भ्रम होता है। उसे लगता है कि उस आदमी के हाथ पर बना ड्रैगन टैटू चमक रहा है और उसकी ड्रैगन की आंखें अंगारे जैसी लाल हैं। उसे स्कूल में सुनी सारी अफवाहें याद आने लगती हैं। लाशें गाड़ना, कार उठाना। उसे यकीन हो जाता है कि यह आदमी उसे मारने आया है। अब शुरू होता है चेज सीक्वेंस। बॉम्ब जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागती है। डर ने उसे सुपर वुमन बना दिया है। आखिर में वो थककर एक जगह रुकती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। वो आदमी उसके पास पहुंच जाता है और उसका फोन छीन लेता है। बॉम्ब डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो अपनी मौत का भाषण शुरू कर देती है। मुझे मत मारो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अगर मैं ऐसे मर गई तो मेरे अंतिम संस्कार में कोई नहीं आएगा। ये कितना शर्मनाक होगा। मुझे सियोल में शानदार मौत चाहिए थी। वो इतना ओवर थिंकिंग कर रही है कि एन बो ह्योन कंफ्यूज होकर उसे देख रहे हैं। एन बो ह्योन उसे चुप कराते हैं और अपनी जेब से एक सिल्वर फॉइल में लिपटा हुआ कुछ निकालते हैं। बॉम्ब को लगता है ये चाकू है, लेकिन वो निकलता है एक 30 सेंटीमीटर लंबा चिकन कबाब डक कोची यानी स्पाइसी चिकन स्क्यूअर। एन बो ह्योन बड़ी मासूमियत से कहते हैं, दुकान वाले ने ये मुझे फ्री में दिया था। फेंकने का मन नहीं हुआ तो सोचा तुम्हें दे दूं। बॉम्ब हैरान रह जाती है। वो उंगली पर लगे सॉस को चखती है और उसका रिएक्शन बदल जाता है। टेस्टी है।
गलतफहमी दूर होती है। हीरो कहते हैं, तुमने मुझे इतना भगाया कि ये ठंडा हो गया। फिर वे साथ चलते हैं और पता चलता है कि वे दोनों पड़ोसी हैं, यानी बोम का घर चाचा के घर के ठीक बगल में है। बोम अपने घर के सामने खड़ी है, लेकिन ताला तो टूटा हुआ है, वो अंदर कैसे जाए? चाचा मदद के लिए आगे आते हैं। चाचा बोम को पीछे हटने को कहते हैं, फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं और दीवार के ऊपर से उड़ते हुए, सचमुच हवा में तैरते हुए अंदर कूद जाते हैं। बैकग्राउंड में बड़ा सा चांद है और ये सीन किसी कुंफू फिल्म जैसा लगता है। बोम मुंह खोलकर बस देखती रह जाती है। हीरो अंदर से गेट खोल देते हैं। वो जाते जाते बोम को वो चिकन कबाब पकड़ाते हैं और एक प्यारी सी धमकी देते हैं, ये ठंडा हो रहा है, इसे पूरा खाना। अगर खाना बर्बाद किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो वहां से भाग जाते हैं। शायद उन्हें शर्म आ रही है या उन्हें भी भूख लगी है। बोम अब पूरी तरह से इस अजीब लेकिन अच्छे आदमी पर फिदा होती दिख रही है। हीरो के घर के अंदर से। घर काफी मॉडर्न है और दीवार पर ढेर सारे मेडल और ट्रॉफियां सजी है। हीरो का भतीजा हान ग्यूल घर में है। हीरो और उसका साथी फिलिप घर में आते हैं। हीरो शिकायत कर रहा है कि उस पर किसी ने फिर रिपोर्ट की है। शायद पुलिस या लोगों ने उसे फिर गलत समझा। हानग्यूल नखरे दिखाता है, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने ब्रश कर लिया है। लेकिन जैसे ही हीरो पन्नी खोलता है और चिकन की खुशबू आती है, हानग्यूल का पिघलना देखने लायक है। वो तुरंत पलटता है, अरे ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है, और मजे से खाने लगता है। ये दिखाता है कि चाचा भतीजे का रिश्ता कितना प्यारा है। हीरो दीवार पर लगे उस फीलियल पाइटी अवार्ड को देखता है जिसके लिए वो स्कूल में लड़ने गया था। वो उसे बड़े प्यार से साफ करता है। वो बताता है कि हानग्यूल के पास मेडल और ट्रॉफियां तो बहुत हैं, लेकिन ये चरित्र वाला अवार्ड उसके लिए सबसे कीमती है, क्योंकि ये बताता है कि उसका भतीजा कितना अच्छा इंसान है। हीरो पूछता है, तुम्हारी टीचर का नाम यून बोम है ना? भतीजा उसे चेतावनी देता है, चाचा स्कूल के मामले में दखल मत देना। लेकिन हीरो तो हीरो है। वो कहता है, मैं दखल नहीं दूंगा तो कौन देगा? मैं तो तुम्हें इतना प्रोटेक्ट करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। भतीजा चिढ़कर वहां से चला जाता है। रात के समय हीरो और उसका साथी बाहर टहल रहे हैं। साथी पूछता है, बॉस क्या सच में पुलिस रिपोर्ट हुई? हीरो उदास होकर कहता है, रिपोर्ट नहीं हुई, मुझे इग्नोर किया गया। उसे बुरा लग रहा है कि बोम ने उसे भाव नहीं दिया या उसे गलत समझा। तभी एक बहुत ही फनी और रोमांटिक सीन आता है। हीरो को चेरी ब्लॉसम यानी फूलों वाला पेड़ दिखता है। वो अचानक ख्यालों में खो जाता है। बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना बजने लगता है। वो इमेजिन करता है कि बोम उसके साथ है और उसने उसे अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। उसका साथी उसे टोकता है, बॉस आपको तो स्प्रिंग सीजन यानी वसंत से नफरत थी ना? हीरो अभी भी प्यार भरी निगाहों से पेड़ को घूर रहा है। सख्त लौंडा अब पिघल रहा है। अगली सुबह स्कूल का सीन। हमारी हीरोइन टीचर बोम क्लासरूम में आती है। वो फिर से तनाव में है। उसके दिमाग में वॉइस ओवर चल रहा है। उसे प्रिंसिपल का डर सता रहा है कि एग्जाम खत्म होते ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है। बोम अपने ही ख्यालों में डर रही है। कोई स्टूडेंट किसी गवर्नर का बच्चा है तो कोई किसी अमीर का, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर हानग्यूल के चाचा से लग रहा है। वो सोच रही है कि वो गुंडा चाचा पक्का स्कूल आएगा और उससे बदला लेगा। बोम क्लास में अनाउंस करती है कि पेरेंट्स मीटिंग के लिए तारीखें तय करनी है। तभी क्लास की एक लड़की जो थोड़ी मतलबी लग रही है हाथ उठाती है। वो बहुत ही तीखा सवाल पूछती है, मैम क्या पेरेंट्स का आना जरूरी है? हानग्यूल के तो मम्मी पापा है नहीं, तो उसके लिए तो किसी का आना जरूरी नहीं है ना? पूरी क्लास शांत हो जाती है। ये बहुत ही क्रूर पल है। वो सबके सामने हानग्यूल के अनाथ होने का मजाक उड़ा रही है या उसे नीचा दिखा रही है। हानग्यूल चुपचाप सिर झुका लेता है। बोम हकबका जाती है। वो कहती है कि गार्जियन आ सकते हैं, लेकिन लड़की अपनी बात कहकर बैठ जाती है। हानग्यूल का चेहरा देखकर साफ लगता है कि उसे बहुत बुरा लगा है। आगे स्कूल के कॉरिडोर में बोम को सेजन रोकती है। सेजन एक बहुत ही अमीर और पावरफुल परिवार से है। उसके पिता दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उसका एटीट्यूड बहुत खराब है। जब बोम पेरेंट्स मीटिंग की बात करती है तो सेजन साफ मना कर देती है कि उसके माता पिता बिजी हैं। वो बहुत ही कड़वी बात बोलती है। हानग्यूल के तो माता पिता है नहीं, तो उसके लिए तो किसी का आना जरूरी नहीं है ना? जब बोम उसे समझाती है तो सेजन बोम की दुखती रग पर हाथ रख देती है। वो कहती है, बिना माता पिता के नाम सपोर्ट के जीना कैसा होता है, ये तो आप मैम भी अच्छे से जानती होंगी। ये सुनकर बोम चुप हो जाती है। ये सीन दिखाता है कि बोम को स्कूल में इज्जत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
आगे स्टाफ रूम में सभी टीचर्स डरे हुए हैं। सीनियर टीचर बोम को चेतावनी देता है। वो अपनी हथेली पर एक चोट का निशान दिखाता है और दावा करता है कि ये निशान हानग्यूल के चाचा हमारे हीरो ने दिया था। वो कहता है कि उस आदमी ने कांच के ग्लास से उसका हाथ काट दिया था। वो बोम को सलाह देता है, जितना हो सके उस गुंडे चाचा के साथ मीटिंग को टालते रहो, वो एक पागल कुत्ता है। बोम की दोस्त लेडी टीचर भी उसे डराती है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसकी खैर नहीं। सीन मार्केट में शिफ्ट होता है। हमारा हीरो आन बोहियन अपनी गैंग यानी काले कपड़े पहने ढेर सारे लड़कों के साथ एक रेस्टोरेंट में घुसता है। दुकानदार और ग्राहक डर जाते हैं। सबको लगता है कि वो हफ्ता वसूली करने आया है या दुकान तोड़ने आया है। माहौल एकदम गंभीर है, लेकिन हीरो गुस्से में चिल्लाता है, मालिक कौन है? और फिर पूछता है, यहाँ खाना क्यों नहीं है? असली बात ये निकलती है कि हीरो ने इन लड़कों के खाने के लिए पहले से पैसे दे रखे थे, लेकिन मालिक ने खाना तैयार नहीं रखा था। वो कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा, बल्कि भूखे लड़कों को खाना खिलाने आया है। वो उन्हें डांट कर बैठाता है, बैठो और खाओ। ये फिर साबित करता है कि वो दिल का अच्छा है, बस तरीका सख्त है। ऑफिस में बैठी बोम डरते डरते हीरो को फोन करती है। उस वक्त हीरो रेस्टोरेंट में है जहां बहुत शोर हो रहा है। बोम कहती है, मैं हानग्यूल की टीचर बोल रही हूँ। हीरो शोर की वजह से जोर से चिल्लाता है, हाँ कौन बोल रहा है? उसकी तेज आवाज सुनकर ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। सारी टीचर्स फिर से डर के मारे डेस्क के नीचे छुपने लगते हैं। हीरो समझ जाता है कि टीचर है, तो वो कहता है, मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत मिलना चाहता है। बोम घबरा जाती है, नहीं नहीं अभी मत आओ। वो बहाना बनाती है कि वो अभी बिजी है और मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए टाल देती है। हीरो मान जाता है। बोम राहत की सांस लेती है कि फिलहाल जान बच गई। आगे बोम और उसकी दोस्त बाहर बेंच पर बात कर रहे हैं। बोम बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उसका करियर खत्म हो जाएगा। तभी उसकी दोस्त एक राज की बात बताती है। वो कहती है, इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही इंसान है जो उस पागल चाचा यानी हीरो को कंट्रोल कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस इंसान के एक शब्द पर वो गुंडा भी भीगी बिल्ली बन गया था। बोम उत्सुकता से उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है, कौन है वो? मुझे उससे मिलना है। आगे रात में बूम और उसकी दोस्त एक लोकल रेस्टोरेंट में बैठते हैं। दोस्त उसे सिखा रही है कि गुंडों से कैसे निपटा जाता है। वो कहती है, गुंडों के सामने गुंडा बनना पड़ता है। वो डेमो देने के लिए बहुत ही भारी भरकम आवाज और एटीट्यूड में वेटर को ऑर्डर देती है ताकि दिखा सके कि वो कितनी टफ है। लेकिन सामने खड़ी रेस्टोरेंट वाली आंटी उससे भी बड़ी गुंडी निकलती है। आंटी उसे डांट कर चुप करा देती है, ज्यादा चपर चपर की तो मुंह तोड़ दूंगी, चुपचाप ऑर्डर दे। बूम की दोस्त की सारी हेकड़ी 1 सेकंड में निकल जाती है और वो डर कर भीगी बिल्ली की तरह कहती है, 2 प्लेट खाना दे दीजिए। ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वे रेस्टोरेंट वाली आंटी से नहीं जीत पाई तो उस राक्षस यानी हीरो के सामने तो उनकी बोलती ही बंद हो जाएगी। आगे अब वे सैलून में हैं। दोस्त कहती है कि अगर ताकत से नहीं जीत सकते तो दिमाग और क्लास से काम लो। एक महान शिक्षक की तरह दिखो जिसके सामने सब झुक जाएं। लेकिन सैलून में भी उनका प्लान काम नहीं करता। बूम शीशे में खुद को खूंखार दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोकर ज्यादा लग रही है। आखिरकार बूम खुद एक फैसला लेती है। वो सन सूज आर्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध नीति का इस्तेमाल करेगी। वो सोचती है, अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसके सामने झुक जाओ, अगर वो गुस्से में है तो उसे अपनी विनम्रता से कंफ्यूज कर दो। अगले दिन स्कूल में सब हैरान रह जाते हैं। रोज काले और बोरिंग कपड़े पहनने वाली उदास टीचर बूम आज एकदम परी बनकर आई है। उसने एक प्यारा सा पिंक पीच कलर का ड्रेस पहना है, बाल खुले रखे हैं और हील्स पहनी है। कॉरिडोर में जो टीचर्स उसे बेचारी समझ रहे थे वे उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। पीटी टीचर तो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। बूम ने गुंडा बनने के बजाय हुस्न की परी बनने का फैसला किया है ताकि हीरो का गुस्सा पिघल जाए। बूम क्लास में जाती है। स्टूडेंट्स भी हैरान हैं। एक लड़का पूछता है, मैम आज आपका जन्मदिन है क्या? आप इतनी सजी धजी क्यों हैं? बूम मन ही मन अपनी प्लान दोहराती है। ताकतवर गुंडों से जीतने के लिए उनके सामने सर झुका देना ही सबसे बड़ा हथियार है। वो तय करती है कि वो उस हीरो से लड़ने के बजाय इतनी विनम्र और प्यारी बनेगी कि वो चाह कर भी गुस्सा न कर पाए। बूम बाहर भतीजे यानी हांग्यूल से मिलती है। वो उसे अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, आज तुम्हारी चाचा आ रहे हैं ना, मीटिंग के बाद तुम उनके साथ ही घर जाना। हांग्यूल भी अपनी टीचर का ये रूप देखकर थोड़ा शर्मा जाता है और हैरान होता है। बूम उसे फाइटिंग यानी ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है। अब समय हो गया है शाम के 4 बजने का। स्कूल खाली हो चुका है। बूम क्लासरूम में अकेली बैठी है। वो मेडिटेशन कर रही है और खुद को शांत कर रही है। चाहे वो कुछ भी बोले, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे बस मुस्कुराना है। घड़ी की टिक टिक बढ़ रही है।
कदमों की आहट सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है। आगे इधर स्टोरी का दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा विलन है। सीन एक शानदार ऑफिस में शिफ्ट होता है। यहाँ एक सूट बूट पहना वकील फोन पर बात कर रहा है। वो बहुत ही सनकी और बदला लेने वाला लग रहा है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि 10 साल पहले स्कूल में हमारे हीरो यानी चाचा ने इस वकील की पिटाई की थी। वो अपमान आज भी वकील के दिल में आग की तरह जल रहा है। वकील अपने असिस्टेंट को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों में उस आदमी को बहुत ढूंढा, पर वो गायब हो गया था, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। अब उसने एक मुकदमा दायर किया है सिर्फ इसलिए ताकि कोर्ट पुलिस के जरिए उसका पता यानी एड्रेस ढूंढ निकाले। मुकदमे के कागज पर नाम लिखा है सोन जे ग्यू, और यही हमारे हीरो का असली नाम है। यानी अब हीरो की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि उसका पुराना दुश्मन उसे ढूंढ रहा है। वापस स्कूल में समय हो रहा है। बोम क्लासरूम में आंखें बंद करके ध्यान कर रही है। वो खुद को समझा रही है, चाहे कुछ भी हो मुझे विनम्र रहना है, मुझे डरना नहीं है। तभी दरवाजा खटखटाया जाता है। हीरो अंदर आता है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया। वो अपने साथ एक इंसान के बराबर बड़ा गमला लेकर आया है। बोम हैरान रह जाती है। हीरो कहता है, ये पिछली बार तोड़े गए गमले का हर्जाना है। ये सीन बहुत ही फनी है क्योंकि वो देखने में इतना खतरनाक है लेकिन काम इतना मासूम कर रहा है। मीटिंग शुरू होती है। हीरो अपनी भारी भरकम आवाज और देहाती सातुरी बोली में बात करना शुरू करता है। बोम को उसकी बात समझने में दिक्कत होती है। जब बोम उसे अजीब तरह से देखती है तो हीरो इम्प्रेस करने के लिए अपनी बोली बदलता है। वो दावा करता है कि वो सियोल हाइब्रिड है, यानी उसकी माँ सियोल से थी। वो सियोल की स्टैंडर्ड भाषा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना बनावटी और रोबोटिक लगता है कि हंसी छूट जाती है। वो इतना अजीब टोन में हेलो मैं सोनजे ग्यू हूँ बोलता है। बोम को समझ नहीं आता कि हंसे या डरे। अब असली मुद्दा आता है, भतीजे की पढ़ाई। बोम टीचर, वो कहती है कि हानग्यूम कॉलेज नहीं जाना चाहता, जो चिंता की बात है। उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हीरो, वो बहुत ही कूल है। वो कहता है अगर कॉलेज नहीं जाना तो ना जाए, बस हाई स्कूल पास कर ले काफी है। हीरो पूछता है क्या मेरा भतीजा दोस्तों के साथ अच्छा है, क्या वो बड़ों की इज्जत करता है। बोम मानती है कि हानग्यूल का चरित्र बहुत अच्छा है और सब उसे पसंद करते हैं। हीरो खुश हो जाता है, बस तो फिर और क्या चाहिए, इंसान अच्छा है यही काफी है। यहाँ दिखता है कि हीरो पढ़ाई से ज्यादा इंसानियत को महत्व देता है, जबकि बोम एक सख्त टीचर की तरह सोच रही है। बोम फिर से पढ़ाई की रट लगाती है। हीरो अचानक उसकी बात काटता है और झुककर उसके चेहरे के एकदम पास आ जाता है। माहौल बदल जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा हो जाता है। हीरो उसकी आंखों में देखता है और उसके नाम के बारे में पूछता है, यून बोम, क्या तुम्हारा नाम बोम है? वसंत। वो उसके इतने करीब आ जाता है कि बोम की सांसें थम जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह आदमी उसे धमका रहा है या फ्लर्ट कर रहा है। वो बस उसे घूरता रहता है और बोम आ कहता है। बोम की सांसें अटक गई हैं। उसे लगता है कि कुछ रोमांटिक होने वाला है, लेकिन हीरो बस इतना पूछता है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें ऐसे नहीं बुलाते क्या? वो इतना मासूम बनकर ये पूछ रहा है जैसे उसने कुछ किया ही न हो। उसके जाने के बाद बोम को नर्वस हंसी का दौरा पड़ता है। वो पागल सी हो जाती है कि ये आदमी उसे डरा रहा है या पटा रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर। वो घमंडी लड़की सी जिनहांग्युल को रोकती है। वो माफी मांगने की कोशिश करती है कि उसे उसके माता पिता के बारे में नहीं बोलना था, लेकिन उसका तरीका अभी भी अकड़ वाला है। हांग्युल यहाँ एकदम सिग्मा मेल वाले अंदाज में है। वो कहता है, अगर कोई दिक्कत है तो सीधे मुझसे बात करो, मेरे दोस्तों या टीचर्स को परेशान मत करो। वो लड़की उसका नंबर मांगती है। हांग्युल उसे नंबर दे देता है। जैसे ही हांग्युल जाता है, लड़की अपने फोन में उसका नाम काइंड हांग्युल से बदलकर इविल हांग्युल यानी बुरा हांग्युल सेव करती है। ये नफरत से प्यार की शुरुआत है। आगे सीन में क्लास चल रही है, लेकिन वो विशाल गमला जो हीरो लाया था बीच में रखा है। उस पर रिबन लगा है जिस पर लिखा है अमीर बनो। एक स्टूडेंट शिकायत करता है, मैम इस पेड़ की वजह से मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। बोम को गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि ये मुसीबत उस हीरो ने दी है। वो गुस्से में कैंची उठाती है और उस रिबन को काट देती है जिस पर हीरो का नाम लिखा था। वो अपनी भड़ास उस रिबन पर निकाल रही है। आगे बोम स्कूल के बाहर उस गमले को लेकर टीचर्स के साथ चल रही है। तभी एक जीप आती है। उसमें से जोर जोर से गाना बज रहा है, बोम बोम बोम। ये कोरियन गाना स्प्रिंग सीजन के बारे में है, लेकिन यहाँ वो हीरोइन के नाम बोम को चिढ़ाने के लिए बजा रहा है। हीरो काला चश्मा लगा के जीप में बैठा है। वो टीचर्स को रोकता है। प्रिंसिपल के हाथ में वही गमला है। हीरो कहता है, ये मेरा है, वापस दो। वो उस गमले को वापस लेने आया है और बदले में उस भारी भरकम गमले को अपनी जीप में अकेले ही उठाकर रख देता है। उसकी ताकत देखकर सब हैरान है। फिर वो बोम को इशारा करता है, बैठो गाड़ी में। अब बोम हीरो की गाड़ी में बैठी है।
माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन हमारी हीरोइन तो हीरो के मसल्स और उसको घूर रही है। हीरो पूछता है, क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? बोम झूठ बोलती है, नहीं तो। हीरो जानता है कि वो झूठ बोल रही है। वो कहता है, पक्का देखा होगा। बोम को पसीना आ रहा है क्योंकि उसने उसे लाश गाड़ते हुए देखा था। वो बात को घुमाने की कोशिश करती है कि वो तो बस जीपीएस देख रही थी। हीरो उसे पकड़ लेता है, तुमने मुझे देखा है, मैं जानता हूं। वे समुद्र किनारे एक छत पर पहुंचते हैं। हीरो फिर से नाम का मुद्दा उठाता है। वो कहता है, अगर तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं तो मुझे जागी बुला लो, जानू या हनी बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोम हैरान रह जाती है, ये आदमी फ्लर्ट कर रहा है या मजाक? हीरो रेलिंग पर हाथ रखकर समुद्र को देख रहा है। बोम की नजर उसकी कलाई और नसों पर पड़ती है। वो उसके मसल्स को घूरने लगती है। तभी हीरो पलटता है, क्या देख रही हो? बोम पकड़ी जाती है और हकलाने लगती है। ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। हीरो ऑफर करता है, कॉफी पियोगी? बोम नखरे दिखाती है, नहीं, अगली बार। हीरो कहता है, ठीक है, अगली बार सही, और वो मुड़कर जाने लगता है। बोम को लगता है कि मौका हाथ से जा रहा है। वो चिल्लाती है, अरे रुको, अगली बार से अच्छा अभी है। हीरो मुस्कुराता है, उसे समझ आ गया है कि मैडम पिघल रही हैं। वो वहां से चला जाता है कॉफी लाने के लिए, और बोम खुद को कोसते हैं कि वो इस अजीब आदमी के जाल में फंसती जा रही है। आगे बोम को स्कूल के ऑफिस से एक सीनियर टीचर बोम को फोन करता है और उसे बताता है कि उसे पर्यावरण क्लब यानी नेचर एनवायरनमेंट क्लब का इंचार्ज बना दिया गया है। ये क्लब असल में हीरो के भतीजे हानग्यूल का है। बोम को गुस्सा आता है, मैं साइंस टीचर हूँ, मैं ये क्लब क्यों संभालूं, और आपने मेरी इजाजत भी नहीं ली। टीचर उसे टाल देता है कि प्रिंसिपल का ऑर्डर है। बोम को लगता है कि उसकी जिंदगी पहले से खराब थी, अब और खराब हो गई है। वो बहुत गुस्सा करती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। एक आदमी, शायद उसके पिता की रोती हुई आवाज आती है। वो कहता है, बोम, बस सुन लो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा बहुत पछता रहे हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है, बस बता दो तुम कहाँ हो। वो सड़क पर खड़े खड़े रोने लगती है। उसे अपने परिवार की याद आ रही है, लेकिन वो इतना डरी हुई है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाती। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन वो फोन काट देती है। बोम रो रही है। तभी अचानक हीरो यानी सोन जेग्यू उसके सामने एक आइस कॉफी लेकर खड़ा हो जाता है। हीरो कहता है, कॉफी खत्म हो गई थी ना, लो पियो। बोम कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हीरो नोटिस करता है कि उसकी आंखें लाल हैं। वो पूछता है, रो रही थी क्या? बोम अपनी कमजोरी छुपाना चाहती है, लेकिन हीरो समझ जाता है। वो उसे एक कैंडी देता है और कहता है, जब मूड खराब हो तो मीठा खाना चाहिए, ये सबसे अच्छा इलाज है। ये सीन दिखाता है कि हीरो कितना ऑब्जर्वेंट और केयरिंग है। वो बिना ज्यादा सवाल किए उसे खुश करने की कोशिश करता है। कहानी एक ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट होती है। वहां एक मशहूर एक्ट्रेस जंग नान ही बैठी है। वकील, हीरो का दुश्मन, वहां आता है। वो एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फैन है और उसके फैन क्लब का प्रेसिडेंट भी है। एक्ट्रेस उससे एक पर्सनल काम मांगती है, मेरी बेटी को ढूंढ दो। एक्ट्रेस बताती है कि उसकी बेटी घर से भाग गई है क्योंकि उसके पिता ने उसे डांटा था, और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि यून बोम है। वकील थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन एक्ट्रेस उसे धमकी देती है, अगर मेरी बेटी नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हें अपने फैन क्लब से निकाल दूंगी। वकील तुरंत मान जाता है। वकील अब दो लोगों को ढूंढ रहा है, सोन जेग्यू यानी हीरो जिससे उसे पुराना बदला लेना है, यून बोम यानी हीरोइन जो उसकी फेवरेट एक्ट्रेस की बेटी है। उसका असिस्टेंट फोन पर बताता है कि हीरो का पता सोमवार तक मिल जाएगा। वकील खुश हो जाता है। वो सोचता है कि सोमवार को वो हीरो को पकड़ लेगा और अपना बदला पूरा करेगा। आगे सीन की शुरुआत पुलिस स्टेशन के अंदर से होती है। हमारा हीरो वहां ऐसे चल रहा है जैसे वो किसी फैशन शो में हो, न कि थाने में। उसके हाथों में हथकड़ी नहीं है। वो पुलिस स्टेशन की सजावट पर कमेंट करता है, अरे तुम लोगों ने लाइटें बदल ली, एलईडी लगा ली। तभी एक पुलिस वाला जो उसका दोस्त है उसे कंप्यूटर के सामने बुलाता है। वो पूछता है, नाम सॉन जेग्यू, उम्र 36 साल, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो? हीरो बहुत ही मासूमियत से कहता है, हाँ पता है, मामला कुछ छूने का है जिसे लेकर गलत फहमी हुई है। हीरो सफाई देता है कि उसने जानबूझकर नहीं छुआ, हालात ही ऐसे थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ये हीरो पुलिस वाले को रिश्वत नहीं देता, बल्कि अपनी जेब से एक गुलाबी रंग की मिठाई मैकरून निकालता है और उसे देता है। उसका डायलॉग दिल जीतने वाला है, जब आप डिप्रेशन में हो या मूड खराब हो तो मीठा खाना सबसे अच्छा इलाज है। ये लाइन आगे बहुत मायने रखने वाली है। सीन अब बोम पर शिफ्ट होता है। वो एक बुक स्टोर में किताबों के बीच खड़ी है।
वो एनर्जी के बारे में किताबें पढ़ रही है ताकि स्कूल में पढ़ा सके। फिर वो सड़क पर अकेले जा रही होती है, तभी उसे गैंगस्टर दिखते हैं। वो जल्दी सी कार के पीछे छिप जाती है। हीरो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा किसी गैंगस्टर फिल्म जैसा है। काले सूट पहने हुए दर्जनों हट्टे कट्टे आदमी लाइन से खड़े हैं और एक साथ झुककर चिल्लाते हैं, नमस्ते भाईजान। उनमें से एक आदमी हीरो के सामने सफेद टोफू लेकर आता है। कोरिया में रिवायत है कि जेल से छूटने पर इंसान को टोफू खिलाया जाता है ताकि वो फिर कभी गुनाह न करे। हीरो चिढ़ जाता है, अबे गधों, मैं जेल नहीं गया था, बस मिलने गया था, ये टोफू हटाओ यहाँ से। लेकिन उनके बार बार कहने पर उसे मजबूरी में खाना पड़ता है। बोम कार के पीछे छुपकर ये नजारा देखती है। गुंडे झुककर सलाम करना और हाथ में टोफू। बोम को पक्का यकीन हो जाता है कि ये आदमी अभी अभी जेल से रिहा होकर आया है, ये पक्का क्रिमिनल है। उसकी गलतफहमी और गहरी हो जाती है। अगले दिन स्कूल में बोम एनर्जी क्लब की क्लास ले रही है। वो बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ा रही है कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। बच्चे सो रहे हैं। तभी हीरो का भतीजा हानग्यूल हाथ उठाकर कहता है, मैम, किताबों से क्या होगा, चलिए फील्ड ट्रिप पर चलते हैं। मेरे चाचा एक पावर प्लांट यानी बिजली घर में काम करते हैं। बोम हैरान रह जाती है। वो सोचती है, वो गुंडा, मेरा मतलब है वो काम भी करता है। हानग्यूल बताता है कि उसके चाचा जेक्यू एनर्जी में है। पूरी क्लास शोर मचाती है और ट्रिप पक्की हो जाती है। सीन एक विशाल सोलर फार्म में शिफ्ट होता है। हजारों सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। वहां कर्मचारी काम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हीरो यानी सॉन जे-ग्यू वहां मौजूद है। उसने हेलमेट पहना है और वो अकेले ही एक भारी भरकम सोलर पैनल अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा है। उसकी बाहों की नसें और टैटू चमक रहे हैं। वो किसी सुपरमैन की तरह काम कर रहा है। वहां के कर्मचारी उसे प्रेसिडेंट कहकर बुला रहे हैं और उसे काम करने से रोक रहे हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और मेहनत करता रहता है। वहीं टॉयलेट में क्लास का एक स्टूडेंट, जो चश्मे वाला सीधा साधा लड़का लगता है, चुपके से फोन पर बात कर रहा है और वो हीरोइन के बारे में हीरो को बताता है। दोस्तों, स्टोरी अब और भी मजेदार और रोमांटिक होती जा रही है। हीरो अब हीरोइन को डेट पर ले जाने के बहाने ढूंढ रहा है। आगे हीरो स्कूल के गेट पर हीरोइन बोम का इंतजार कर रहा है। तभी वो अचानक से उससे मिलता है। हीरो पूछ रहा है कि बोम उसके पावर प्लांट की फील्ड ट्रिप के खिलाफ क्यों है। हीरो बताता है कि उसने ये ट्रिप बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने भतीजे हानग्यूल के लिए प्लान की है। हानग्यूल को माता पिता न होने की वजह से स्कूल में नीचा दिखाया गया था। हीरो चाहता है कि हानग्यूल अपने दोस्तों के सामने गर्व से कह सके कि उसका चाचा यानी कि गाजिन कितना कूल है और क्या काम करता है। ये सुनकर बोम इमोशनल हो जाती है। वो मान जाती है कि ट्रिप से पहले वो एक प्री इंस्पेक्शन करने जाएगी। हीरो तुरंत मौका मारता है, ठीक है, शनिवार दोपहर 12 बजे मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। बोम घबरा जाती है कि ये तो डेट जैसा लग रहा है, इसलिए वो शर्त रखती है कि हानग्यूल यानी कि भतीजा भी साथ जाएगा। आगे रात में सिजिन का परिवार खाना खा रहा है। उसके पिता बहुत ही सख्त और मतलबी हैं। उसके फादर सिजिन की तुलना बीफ की क्वालिटी से करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम रैंक 1 नहीं लाओगी तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वो उसे इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट समझते हैं। उसकी माँ वहां है लेकिन वो अपने पति के सामने कुछ नहीं बोल पाती। इसी बीच सिजिन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कमरे में जाकर वो हानग्यूल को मैसेज करती है। आगे शनिवार आ गया है। बोम तैयार हो रही है। वो फिर से खुद को याद दिलाती है, हंसना नहीं है, खुश नहीं होना है। बाहर हीरो अपनी जीप के पास खड़ा होकर अजीबोगरीब कसरत या स्ट्रेचिंग कर रहा है और जोर से चिल्लाता है, मौसम कितना सुहाना है। उसे देखकर हंसी आती है। बोम बाहर आती है लेकिन बोम खुश नहीं है। हीरो उसके लिए गेट खोलता है और बोम को मजबूरी में आगे बैठना पड़ता है। गाड़ी में अजीब शांति है। हीरो बोम के कपड़ों पर कमेंट करता है, कहता है, तुम काले कपड़े पहनकर क्यों आई हो? हम क्या किसी की अंतिम संस्कार में जा रहे हैं? तो बोम भी उसके अजीब फैशन यानी कि टाइट मिलिट्री कपड़ों का मजाक उड़ाती है। हीरो कहता है कि ये कपड़े फैशन नहीं बल्कि एक्शन के लिए हैं, क्योंकि वो एक चारों दिशाओं का जासूस है यानी कि स्पाई है। उसका ये लॉजिक सुनकर बोम उसे अजीब नजरों से देखती है। आगे अचानक भतीजे का फोन बजता है। वो क्लास की अमीर लड़की सिजिन का फोन है। वो उसे मिलने बुला रही है। तो भतीजा उसे कहता है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है तो उसे जाना होगा। तो हीरो तुरंत गाड़ी रोक देता है और भतीजा उतर जाता है। आगे बोम और हीरो दोनों गाड़े बचते हैं। बोम वहां नर्वस हो जाती है। वो कहती है, चलो फिल्म देखने चलते हैं ताकि बात न करनी पड़े। हीरो कहता है,
टीचर के साथ फिल्म कौन देखता है? मैं तुम्हें एक शांत और सुनसान जगह ले जाऊंगा। बोम कहती है, नहीं, मुझे सुनसान जगह से डर लगता है, जहां भीड़ हो वहां चलो। हीरो मुस्कुराता है और गाड़ी भगा ले जाता है। इधर हीरो का भतीजा हानग्यूल भागते हुए बस टर्मिनल पहुंचता है, जहां सेजन शहर छोड़कर जा रही है। यहाँ सेजन का असली दर्द बाहर आता है। वो हानग्यूल से नफरत इसलिए नहीं करती कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि जब तक हानग्यूल है वो कभी फर्स्ट नहीं आ सकती। उसे हमेशा नंबर 2 बनकर रहना पड़ता है, जो उसके पिता की नजर में फेल होने जैसा है। वो रोते हुए कहती है कि वो एक ऐसी जगह जा रही है जहां कोई, शायद बॉयफ्रेंड जून, उसे बिना फर्स्ट आए भी प्यार करेगा। हानग्यूल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस में बैठकर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हीरो और हीरोइन की लंच डेट पर। वे एक पुराने से रेस्टोरेंट में हैं। दीवार पर मशहूर लोगों के ऑटोग्राफ लगे हैं। बोम एक ऑटोग्राफ देखकर पूछती है, ये सोन जे-ग्यू कौन सा सेलिब्रिटी है? हीरो गर्व से कहता है, वो मैं ही हूँ। उसने खुद अपना ऑटोग्राफ वहां लगा रखा है। फिर खाने के ऑर्डर को लेकर झगड़ा होता है। हीरो पोर्क खाना चाहता है और बोम डक सूप, बत्तख का सूप। तभी रेस्टोरेंट की मालकिन आती है। हीरो उसे ऑर्डर देने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसे डांट कर चुप करा देती है। लड़की जो मांग रही है चुपचाप वही खा, ज्यादा नखरे मत कर। वो खूंखार गैंगस्टर जैसा दिखने वाला हीरो उस दादी के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। ये बहुत ही फनी मोमेंट है। खाना आता है। बतख के सूप को देखकर बोम को अपना बचपन याद आता है। शायद जब वो बीमार थी और उसकी माँ उसे ये खिलाती थी। वो उदास हो जाती है। हीरो ये नोटिस करता है, लेकिन माहौल हल्का करने के लिए पागलों की तरह खाना शुरू कर देता है। वो कहता है, मैंने जिंदगी में पैसा खोया, दोस्त खोए, लेकिन कभी अपनी भूख नहीं खोई। तभी बोम उससे पूछती है कि उसने उसे पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों देखा था? क्या उसने किसी औरत के साथ बदतमीजी की थी? हीरो सफाई देता है, अरे नहीं, मैंने तो बस मदद की थी, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब हमें उस पुलिस केस का असली सच पता चलता है, जो बहुत ही मजेदार और इम्प्रेसिव है। फ्लैशबैक में रात का समय है। एक संकरी गली में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जाना है, लेकिन रास्ते में एक कार गलत तरीके से पार्क है। कार का मालिक वहां नहीं है और आग बढ़ती जा रही है। तब हमारा हीरो आगे आता है। वो किसी क्रेन का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपनी सुपर ह्यूमन ताकत का इस्तेमाल करके उस पूरी कार को अपने हाथों से उठाकर साइड में रख देता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब कार के मालिक यानी एक कपल वहां आते हैं। बजाय थैंक यू बोलने के वे हीरो पर चिल्लाने लगते हैं, तुमने हमारी कार को हाथ कैसे लगाया? अगर डेंट पड़ गया तो? और वे पुलिस को बुला लेते हैं। इसीलिए बेचारा हीरो पुलिस स्टेशन में था। उसने नेकी की, लेकिन बदले में उसे मुसीबत मिली। रेस्टोरेंट में थोड़ी देर में उसका चेहरा लाल होने लगता है और उसे खुजली होने लगती है। पता चलता है कि उसे पोल्ट्री, बत्तख से एलर्जी है। फिर भी उसने वो सूप सिर्फ इसलिए खाया क्योंकि बोम ने ऑर्डर किया था, और वो उसे मना करके मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो अपनी हालत खराब होने के बावजूद डायलॉग मारता है, मेरा रिकवरी रेट बहुत तेज है, 1 घंटे में ठीक हो जाऊंगा। ये उसकी मासूमियत और पागलपन दोनों दिखाता है। वे पार्क में एक बेंच पर बैठते हैं। हीरो की हालत पतली है, वो खुजली से परेशान है। बोम उसे पानी देती है और चिंतित होकर उसका चेहरा छूने लगती है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा और रोमांटिक हो जाता है। हीरो उसे गहरी नजरों से देखता है। अब ऐसा लगता है कि अब किस होने वाला है। जैसे ही बोम उसके गाल को छूती है, हीरो जोर से चिल्लाता है, आह! उसे प्यार नहीं बल्कि भयंकर दर्द और खुजली हो रही थी। वो तड़प कर खड़ा हो जाता है और पागलों की तरह कूदने लगता है। वो बोम को चेतावनी देता है, दोबारा मुझे मत छूना। ये सीन पूरी तरह से रोमांटिक उम्मीदों पर पानी फेर देता है और बहुत फनी बन जाता है। तभी भतीजे हानग्यूल का फोन आता है। वो बताता है कि वो सेजिन घर छोड़कर भाग गई है और वो उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे सियोल जा रहा है। हीरो समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वो बोम से कहता है कि आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन बोम एक जिम्मेदार टीचर की तरह खड़ी होती है। वो कहती है, उन बच्चों की टीचर मैं हूं, तुम नहीं। हम उन्हें लेने जाएंगे। जब हीरोइन पूछती है कहां, तो वो कहता है सियोल। ये सुनकर बोम थोड़ी सी उदास हो जाती है और आगे हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि बोम सियोल छोड़कर क्यों भागी थी। वहां एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। सियोल में कोई मीटिंग में जब एक किसी छात्र के पिता से बोम ने हाथ मिलाया था, जिसे किसी ने कैमरे में कैद कर लिया था। स्कूल में अफवाह फैल गई कि बोम का किसी छात्र के पिता के साथ अफेयर चल रहा है। उसे अनैतिक टीचर कहा गया
और पेरेंट्स मीटिंग में उसे जलील किया गया। उसे अनजान नंबरों से गंदे मैसेज आते थे। इसी बदनामी और डिप्रेशन से बचने के लिए वो गांव में आकर छिपी थी। प्रेजेंट में हीरो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो बोम कहती है मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से। आगे स्टोरी सियोल में हानग्यूल और सेजिन के बीच की नोकझोंक पर जाती है। हानग्यूल सेजिन को बस स्टॉप पर ढूंढ लेता है। सेजिन उसे दुष्ट हानग्यूल कहकर भड़कती है, लेकिन हानग्यूल बहुत प्रैक्टिकल है। वो ड्रामा करने के बजाय पूछता है भूख नहीं लगी, चलो हान नदी के किनारे रामेन खाते हैं। वहां पता चलता है कि सेजिन जो इतनी अमीर है, उसने सियोल सिर्फ इंटरनेट पर देखा है और असलियत में वो पहली बार यहाँ आई है। रात में नदी किनारे बैठकर उनका दर्द छलक आता है। सेजिन कहती है कि नंबर 2 होना नर्क जैसा है, क्योंकि उसके माता पिता कभी खुश नहीं होते, उन्हें बस फर्स्ट रैंक चाहिए। वहीं हानग्यूल अपनी तड़प बताता है। वो कहता है कि माता पिता का होना चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अनाथ होने से तो बेहतर ही है। वो स्वीकार करता है कि उसका चाचा यानी हीरो उसके लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि वो चाचा का कर्ज उतार रहा है, वो हक से प्यार नहीं मांग पाता। ये बातचीत दोनों के बीच की कड़वाहट को खत्म कर दोस्ती की शुरुआत करती है। इधर वापस गांव में वो 3 टीचर्स, सीनियर्स, जूनियर और लेडी टीचर एक रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पी रहे हैं और अपनी बेइज्जती का बदला लेने की सोच रहे हैं। वो उस गुंडे चाचा यानी हीरो को पीटना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वे सब कमजोर हैं। किसी की कमर में दर्द है तो किसी का घुटना खराब है। काफी बहस के बाद वे तय करते हैं कि वे जूजित्सु यानी कुल मिलाकर कराटे सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि इसमें ताकत नहीं, दिमाग और तकनीक लगती है। उन्हें लगता है कि वे ये सीखकर हीरो को धूल चटा देंगे। तीनों टीचर्स बड़े जोश में जूजित्सु क्लास डोजो ज्वाइन करते हैं। वहां का कोच उनसे डींगे मारता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा ब्लैक बेल्ट मास्टर है जो 700 में से एक है, वो एक लेजेंड है। टीचर्स बहुत खुश होते हैं कि वे उस मास्टर से ट्रेनिंग लेंगे। तभी वो लेजेंड मास्टर अंदर आता है। अभी उसका चेहरा नहीं दिखा है, लेकिन उसकी चाल और परछाई से साफ है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो सोन जे ग्यू ही है। यानी टीचर्स जिसे पीटने की ट्रेनिंग लेने आए हैं, उनका गुरु वही आदमी निकलने वाला है। ये सिचुएशन आगे बहुत ही फनी होने वाली है, जब वे अपने दुश्मन को ही अपना मास्टर पाएंगे। आगे सियोल के रेलवे स्टेशन के बाहर हीरो और बूम रास्ता भटक गए हैं। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, जो काफी फनी लगता है। तभी वहां हीरो का भतीजा हांगयूल बदहवास हालत में पहुंचता है। वो एक बहुत बुरी खबर देता है। वो अमीर लड़की सेजिन एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड जून से मिलने गई है और उस लड़के ने उसे अपने घर बुलाया है। हीरो तुरंत समझ आता है कि लड़की मुसीबत में है, क्योंकि पहली ही मुलाकात में घर बुलाना खतरे की निशानी है। तभी स्टेशन के अंदर का नजारा दिखता है। एक सूट बूट पहना आदमी खड़ा है, जो देखने में काफी उम्रदराज और चालाक लग रहा है। भोली सेजिन उसे देखकर खुश होती है। आगे बोम उन्हें देख लेती है। वो चिल्लाती है, सेजिन रुको, और भागकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है। तभी उसे हीरो का फोन आता है। वो उसे बताती है कि वो मिल गई है, लेकिन किस्मत खराब, ट्रेन के दरवाजे उसकी नाक के सामने बंद हो जाते हैं। सेजिन उस आदमी के साथ ट्रेन में है। हीरो फोन पर बोम से कहता है, अगले स्टेशन पर मिलो, मैं आ रहा हूं। अब शुरू होता है इस क्लिप का सबसे धमाकेदार हिस्सा। हीरो ट्रेन को हराने के लिए पैदल दौड़ लगाता है। वो इतना तेज दौड़ता है कि सड़क किनारे लगा स्पीड लिमिट साइन उसकी स्पीड 38 किलोमीटर पर आवर दिखाता है। वो इंसानों की सीमा पार कर चुका है। रास्ते में एक भीड़ भाड़ वाला प्रोटेस्ट रैली चल रही है। रास्ता बंद है। हीरो रुकता नहीं है। वो हवा में उड़ते हुए पूरी भीड़ के ऊपर से लॉन्ग जंप मारता है। बैकग्राउंड में बड़ा सा चांद है। ये सीन बिल्कुल ईटी या सुपरमैन जैसा लगता है। वो जमीन पर गिरता है, माफी मांगता है और फिर भागता है। हीरो दौड़ते दौड़ते अगले स्टेशन पर ट्रेन से पहले पहुंचने की कोशिश करता है। वो सीढ़ियों से कूदता है और टिकट बैरियर के ऊपर से छलांग लगाकर अंदर घुसता है। पसीने में लथपथ, सांसें फूल रही हैं। हीरो ट्रेन के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। ट्रेन में बहुत भीड़ है। अचानक ट्रेन झटका देती है और बोम गिरने वाली होती है। तभी हीरो बिजली की फुर्ती से बोम को गिरने से बचाता है। वो अपना हाथ बोम की कमर को पकड़ता है। अब वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। हीरो की सांसें तेज चल रही हैं और बोम उसकी इस हालत और पसीने को देख रही है। बैकग्राउंड में उनका फ्लैशबैक चलता है, जो हीरो ने पहले इमेजिन किया था। उसे एहसास होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने पहले भी देखा था। हीरो पूछता है, कहीं चोट तो नहीं लगी? बोम कहती है, मैं ठीक हूं।
तभी बोम की नजर भीड़ में खड़े एक आदमी पर पड़ती है। ये वही चश्मे वाला आदमी मतलब वकील है जो स्टेशन पर सेजन के साथ दिखा था। बोम चिल्लाती है, वो रहा वो आदमी जो सेजन के साथ था। हीरो तुरंत पलटता है। वो भीड़ को चीरते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। चश्मे वाला आदमी पलटता है और हीरो को देखकर हैरान रह जाता है। हीरो और पुराने दुश्मन का आमना सामना। वकील वो हीरो को पहचान लेता है और कहता है, सोन जे ग्यू, तुम जिंदा थे? मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। ये वही आदमी है जिसे हीरो ने स्कूल के दिनों में पीटा था। हीरो का रिएक्शन बहुत ही फनी है। वो उसे पहचानता ही नहीं है। वो पूछता है, तुम कौन हो और मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? बोम बीच में आती है और पूछती है, सेजन कहाँ है? तुम उसे कहाँ ले गए थे? हीरो गुस्से में पूछता है कि सेजन कहाँ है? वकील अपना कोट ठीक करते हुए एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, मैं सेजन का बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर हीरो और बोम दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे जिसे किडनैपर या ऑनलाइन बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, वो असल में सेजन का अपना सगा भाई निकला। वो बताता है कि सेजन घर से भागी नहीं है, बल्कि वो उसे घर वापस ले जा रहा है और उसने माता पिता को बता दिया है। यानी सेजन सुरक्षित है, बस अपने सख्त परिवार की पकड़ में है। अगला सीन रात का है। वे तीनों हीरो की जीप में वापस आ रहे हैं। हानग्यूल वो बहुत शर्मिंदा है। वो कहता है, सॉरी, मुझे लगा सेजन किसी अनजान आदमी के घर जा रही है, इसलिए मैं डर गया था और आप लोगों को परेशान किया। तो बोम वो उसे समझाती है, मासी मत मांगो, तुमने एक दोस्त के नाते बहुत अच्छा किया। अगर सच में कोई मुसीबत होती तो? वो उसकी हिम्मत की तारीफ करती है। हीरो भी अपने भतीजे का साथ देता है। वो कहता है, तुमने सियोल तक आने का जो फैसला लिया वो सही था, तुम बहुत बहादुर हो। आगे सीन सेजन के घर का है। उसका बड़ा भाई मतलब वकील उसे मोजे पहना रहा है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो सेजन से पूछता है, तुम उस सोन जे ग्यू के साथ क्यों थी? उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस गुंडे को वो 10 साल से ढूंढ रहा है, वो उसकी बहन के साथ क्या कर रहा था। सेजन पूछती है, तुम्हें उनका नाम कैसे पता? भाई चिढ़ जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जेग्यू अब एक सामान्य इंसान की तरह जी रहा है। तभी हम फ्लैशबैक में स्कूल का वो दिन, जहां हमें एक बहुत ही प्यारा और फनी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 10 साल पहले का है। क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं और वही चश्मे वाला वकील मतलब तब स्टूडेंट था, पढ़ाई में मग्न है। तभी दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो यानी यंग सोन जेग्यू अंदर आता है। हीरो के हाथ में किताबें नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा हानग्यूल है। हीरो टीचर से माफी मांगता है कि घर पर बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे साथ लाना पड़ा। वकील पढ़ाई डिस्टर्ब होने से चिढ़ जाता है क्योंकि बच्चा रो रहा है। हीरो बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा चुप नहीं होता। फिर हीरो उस चश्मे वाले लड़के के पास जाता है और कहता है, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, शायद बच्चे भी संभाल लोगे, और जबरदस्ती बच्चा उसकी गोद में दे देता है। कमाल की बात यह है कि बच्चा उस पढ़ाकू लड़के की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। पूरी क्लास ताली बजाती है। ये वही पल है जिसकी वजह से वकील हीरो को आज तक याद रखता है। एक छोटा सा सीन हीरो के लॉकर का है जहां ढेर सारे पैसे रखे हैं। ये दिखाता है कि हीरो उस कम उम्र में भी पढ़ाई, काम और बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहा था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तीनों कार में वापस लौट रहे हैं। बोम हीरो को जज कर रही है। वो सोचती है कि ये आदमी अजीब है, कभी गुंडा लगता है, कभी मार्शल आर्टिस्ट। वो पूछती है, वो आदमी तुम्हें 10 साल से क्यों ढूंढ रहा था? हीरो बात टाल देता है, छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हीरो बताता है कि घर पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे और 400 किलोमीटर का सफर है। पीछे बैठा भतीजा हानग्यूल उठता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो थका हुआ है। हीरो डिसाइड करता है कि इतनी रात में सफर करना ठीक नहीं, उन्हें यहीं रुकना चाहिए। तीनों एक होटल की लॉबी में पहुंचते हैं। हानग्यूल लॉबी में बैठकर सेजन को मैसेज करता है। सेजन बताती है कि उसके भाई ने उसका फोन छीन लिया है। बेचारे रोमियो और जूलियट वाली हालत है। इधर हीरो और बोम रिसेप्शन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वीकेंड होने की वजह से सारे कमरे बुक हैं, सिर्फ एक कमरा खाली है, फैमिली रूम, जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है। बोम हैरान होकर कहती है, हम फैमिली थोड़ी हैं, एक कमरे में कैसे रहेंगे? हीरो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है, मकसद सिर्फ सोना है, अलग अलग कमरे लेने से ये सस्ता भी पड़ेगा और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है, हम वो कमरा लेंगे। बोम को विश्वास नहीं हो रहा कि उसे इस गुंडे के साथ एक ही रात में कमरे में रहना पड़ेगा। बोम शॉक में है और हीरो ने चाबी ले ली है। आगे वे दोनों उसी फैमिली रूम में पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हीरो हीरोइन दोनों हैरान रह जाते हैं। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ है और तौलिए से बत्तखें बनी हैं। शैंपेन रखी है। बोम जल्दी जल्दी वो फूल हटाने लगती है। हीरो सोन जेग्यू भी बहुत अजीब महसूस कर रहा है। दोनों तो अजीब परेशानी में आ गए हैं।
आगे दोनों में बहस होती है कि पहले नहाने कौन जाएगा। माहौल में इतनी ज्यादा टेंशन और अजीबोगरीब फीलिंग है कि हीरो अपनी एनर्जी निकालने के लिए जमीन पर ही पागलों की तरह पुशअप्स लगाने लगता है। ये देखकर हीरोइन उसे घूर रही है। तभी हीरोइन उसकी मदद करने के लिए नीचे जाती है। तभी एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उनकी सांसें टकरा रही हैं, नजरें मिली हुई हैं। ऐसा लगता है कि किस होने वाला है, लेकिन फिर हीरो हड़बड़ा कर उठता है और अपने भतीजे पर चिल्लाता है, तुम पहले नहा लो। आगे हीरो जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस रोमांटिक पल में फंसा है। दूसरी तरफ रूम में हीरो का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है दैट वुमन। हीरोइन ये देखकर जल भुन जाती है। वो सोचती है ये कौन है, एक्स गर्लफ्रेंड या कोई और। उसे जिज्ञासा होती है और वो फोन लेकर हीरो को देने पूल की तरफ जाती है। पूल में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है जिस पर शार्क की फिल्म चल रही है। एक बच्चा पानी में मस्ती कर रहा है, लेकिन अचानक वो डूबने लगता है। हीरोइन उसे देख लेती है और उसकी ओर मदद के लिए चिल्लाती हुई जाती है। तभी हीरो उसे देख लेता है। वो पानी के अंदर बिल्कुल शार्क या टॉर्पीडो की रफ्तार से तैरता हुआ आता है। हीरो बच्चे को गोद में उठाकर पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बचाता है। तभी बच्चे की मां आती है। बच्चा हीरो का डरावना चेहरा और हट्टे कट्टे शरीर को देखकर डर जाता है और रोने लगता है। वो अंकल डरावने हैं। मां को लगता है कि हीरो ने उसके बच्चे को डराया है या कुछ गलत किया है। बजाय थैंक यू बोलने के वो हीरो को ही भला बुरा कहने लगती है। हीरो चुपचाप वहां खड़ा रहता है। उसे आदत है कि लोग उसे हमेशा राक्षस या गुंडा ही समझते हैं, भले ही उसने जान बचाई हो। वो सफाई नहीं देता और वहां से जाने लगता है। हीरो को चुपचाप इल्जाम सहते देख बोम को अपना पुराना जख्म याद आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोल में उसके साथ क्या हुआ था। जब बोम क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी एक अमीर औरत स्कूल में आती है और बोम पर इल्जाम लगाती है कि उसका अफेयर उस लेडी के पति यानी स्टूडेंट के पिता के साथ चल रहा है। बोम कहती है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन औरत उसकी बात नहीं सुनती और सबके सामने उसके बाल पकड़कर उसे बुरी तरह मारती है। बोम को याद आता है कि कैसे बिना किसी गलती के उसे जलील किया गया था और उसे भागना पड़ा था। फ्लैशबैक से बाहर आकर बोम को एहसास होता है कि जो उसके साथ हुआ वही आज हीरो के साथ हो रहा है, गलतफहमी और बदनामी। वो भागकर उस औरत, बच्चे की मां और हीरो के पीछे जाती है। वो उस मां को रोकती है और चिल्लाती है। फिर वो हीरो से कहती है, तुम सफाई क्यों नहीं दे रहे, क्यों चुपचाप जा रहे हो। हीरो कहता है, छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोम एक बहुत दमदार लाइन बोलती है, सफाई देनी चाहिए। अगर सच्चाई को एक बार दफना दिया जाए तो उसे वापस खोद कर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये बात वो हीरो के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी बोल रही है। वो हीरो का हाथ पकड़कर उसे वापस उस औरत के पास ले जाती है ताकि गलतफहमी दूर की जा सके। आगे स्टोरी सियोल से वापस गांव में शिफ्ट होती है। आपको याद होगा कि स्कूल के वो 3 टीचर्स यानी सीनियर, जूनियर और लेडी टीचर ने कसम खाई थी कि वे जुजित्सु यानी मार्शल आर्ट्स सीखेंगे ताकि वे हमारे हीरो यानी सोन जेग्यू को पीट सकें। लेकिन यहाँ तो उनका दांव उल्टा ही पड़ गया। वे तीनों जिम में हैं। कोच उन्हें जमीन पर लेटकर बचाव करने का एक टेक्निक सिखा रहा है। जब कोच जूनियर मेल टीचर और लेडी टीचर की जोड़ी बनाता है तो सीनियर टीचर विरोध करता है। वो कहता है, अरे लड़का और लड़की एक साथ ये चिपकने वाला खेल कैसे खेलेंगे, ये ठीक नहीं है। लेडी टीचर उसे चुप करा देती है। वो बड़े टशन में कहती है, ये ताकत का खेल नहीं, तकनीक का खेल है, हम प्रोफेशनल हैं। लेडी टीचर जमीन पर लेटी है और टीचर उसके ऊपर खड़ा है। उसे अपने पैरों से टीचर को पीछे धकेलना है। कोच कहता है, ऐसे करो, ऐसे करो। लेडी टीचर जोश में आ जाती है। वो योरे योरे करते हुए अपने पैर चलाती है। अचानक उसका निशाना चूक जाता है और वो पूरी ताकत से टीचर के प्राइवेट पार्ट यानी ग्रॉइन पर किक मार देता है। लेडी टीचर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टीचर दर्द और शॉक में जमीन पर गिर जाता है। जिम में सन्नाटा छा जाता है। सीनियर टीचर और लेडी टीचर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है क्योंकि लेडी टीचर वही तकनीक वाली बात बोल रही थी। सीन जिम के बाहर का है। लेडी टीचर डरी हुई जूनियर टीचर के पीछे पीछे आ रही है। वो पूछती है, क्या आप ठीक हैं? क्या अस्पताल चलें? हर्जाना भरना पड़ेगा क्या? वो बहुत घबराई हुई है कि कहीं उसकी शादी ना रुक जाए। जूनियर टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो उसे इतनी तेज और ठेठ बोली यानी सतुरी में डांटती है कि बेचारी की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है, शक्ल देखी है अपनी, आईने में जाकर देख। काला कलूटा चेहरा लेकर हीरो बनती है। तेरा सिर इतना छोटा है, उसमें दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? वो उसे इतना जलील करता है कि तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, पहले इंसान बन, और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है।
आगे सिक्योरिटी रूम में हीरो हीरोइन और वो झगड़ालू माँ सिक्योरिटी मॉनिटर देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि हीरो ने बच्चे को डराया नहीं बल्कि बिजली की तेजी से उसकी जान बचाई थी। वो लेडी जिसने हीरो को राक्षस कहा था अब बहुत शर्मिंदा है। वो कॉरिडोर में हीरो के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हीरो बहुत शांत है। वो कहता है, कोई बात नहीं, माँ होने के नाते आप डर गई थी, मैं समझ सकता हूँ। ये देखकर बॉम्ब के चेहरे पर गर्व और राहत दिखाई देती है। उसे खुशी है कि हीरो की बदनामी धुल गई। अब सीन होटल के कमरे का है। तीनों सोने की तैयारी कर रहे हैं। भतीजे हानग्यूल का फोन बजता है। ये कॉल सेजिन का है। हानग्यूल कहता है, मैं फोन पर बात करके आता हूँ, और वो रजाई लेकर बाहर भाग जाता है ताकि वो सुकून से बात कर सके। बॉम्ब उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है। अब कमरे में सिर्फ हीरो और हीरोइन अकेले बचे हैं। लाइट बंद है लेकिन माहौल में थोड़ी झिझक और अजीब सी खामोशी है। हीरो अपनी तरफ लेटा है लेकिन उसकी नजरें हीरोइन पर हैं। उसे लगता है वो धीरे से अपने आप से कहता है, चमक रही है, ये तो किसी तारे की तरह चमक रही है, सच में बहुत सुंदर है। वो शायद हीरोइन के गले के लॉकेट या खुद हीरोइन की तारीफ कर रहा है। बॉम्ब ये सुनकर तो शौक है और पूछती है, क्या कहा तुमने? हीरो घबरा जाता है। अपनी बात छुपाने के लिए वो खिड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है, अरे मैं तो उस टावर की बात कर रहा था, सियोल की लाइट्स, वाह क्या चमक है, सियोल तो सियोल है भाई। वो हड़बड़ाहट में करवट बदल लेता है और सोने का नाटक करता है। हीरोइन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आखिर में बॉम्ब खिड़की से बाहर सियोल टावर को देखती है और मन ही मन सोचती है। यहाँ एक बड़ा राज और इमोशन सामने आता है। बॉम्ब सोचती है, क्या इसे अभी भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ, या ये नाटक कर रहा है? असल में हीरो को बचपन की धुंधली यादें आ रही हैं, लेकिन वो पक्का नहीं है। बॉम्ब फैसला करती है कि शायद अनजान बने रहना ही अभी के लिए बेहतर है। वो अभी अपनी असली पहचान यानी बचपन की दोस्त दूसिक हीरो को नहीं बताना चाहती है। आगे सीन सेजन और उसके भाई का है जो कार में है। वकील बॉम्ब की माँ को फोन करके बताता है कि बॉम्ब मिल गई है। माँ पूछती है कि कहाँ है वो और कैसी है, क्या उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, और मुझे उसका पता बताओ। तो वकील कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो उसी लड़के के मोहल्ले में रहते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हें वो लड़का भी मिल गया जिसने तुम्हारे पैसे चुरा कर भागा था? तुम मुझे बॉम्ब का पता बताओ। तो वकील पुरानी यादें को याद करता है। जब उसने बॉम्ब को पहली बार देखा था तब वो कितनी खुश और खूबसूरत दिखती थी। ऐसा लगता है जब ही वकील उसे पसंद करने लगा था। आगे वो बॉम्ब की माँ से कहता है कि यदि मिस बॉम्ब घर से भागी है तो उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। मैं आपको उसका पता नहीं बता सकता हूँ। मैं आपके और बॉम्ब के बीच नहीं आना चाहता हूँ। मैं उसे और दुख नहीं देना चाहता हूँ। तभी ये बात उसकी बहन सुन लेती है जो सो रही थी। वकील उससे पूछता है कि तुम्हारी टीचर कहाँ रहती है, मुझे उसका पता दो, और वो उसके घर तरफ चले जाते हैं। सीन स्कूल के स्टाफ रूम का है। वो लेडी टीचर बॉम्ब से पूछताछ कर रही है। लेडी टीचर शक करती है, तुम सॉन जे ग्यू के साथ सियोल क्यों गई थी, क्या चक्कर है? अब बॉम्ब चुप नहीं रहती। वो हीरो के लिए शेरनी बन जाती है। वो सबको बताती है, सॉन जे ग्यू वैसा इंसान नहीं है जैसा आप समझते हैं। वो सियोल सिर्फ अपने भतीजे हानग्यूल की मदद करने गया था। उसने वहां अपनी जान पर खेलकर किसी अजनबी बच्चे की जान बचाई और बदले में बेइज्जती भी सही। बॉम्ब साफ कहती है कि हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो टीचर सीनियर जो हीरो से नफरत करता था वो भी हीरो की तरफदारी करने लगता है। वो कहता है, जरा सोचो, एक जवान लड़का अपनी जवानी और रोमांस छोड़कर एक बच्चे भतीजे को पाल रहा है। अगर वो बुरा इंसान होता तो इतनी जिम्मेदारी क्यों उठाता? टीचर्स को एहसास होता है कि हीरो दरअसल एक जिम्मेदार गार्जियन है, कोई आवारा गुंडा नहीं। पूरे स्टाफ रूम का माहौल बदल जाता है। बॉम्ब डेस्क पर है और तभी वहां रखे फोन पर फिर से उसी वो औरत दैट वुमन का कॉल आता है। बॉम्ब का चेहरा उतर जाता है। उसे जलन हो रही है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये औरत जरूर इन दोनों के बीच कोई नई मुसीबत लाने वाली है। आगे सीन की शुरुआत स्कूल से होती है। भतीजा सेजिन के पास जाता है और उसे एक किताब डेमियन वापस करता है जिस पर सॉरी का नोट चिपका है। सेजिन उससे चिढ़ी हुई है कि उसने बड़ों को बता दिया, लेकिन हानग्यूल बहुत सीरियस होकर कहता है, बड़ों को बताने के लिए माफी, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा था क्योंकि तुम किसी अनजान आदमी के घर जा रही थी। ये दिखाता है कि वो सेजिन की परवाह करता है। सेजिन पूछती है कि वो क्या चाहता है। हानग्यूल कहता है उसका तर्क है कि यदि कक्षा में 25 छात्र नहीं होंगे तो ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से उसे फर्स्ट ग्रेड नहीं मिल पाएगी। वो उसे चुनौती देता है कि वो अपनी पढ़ाई बेहतर करे और उसे हराए, क्योंकि वो चाहता है कि सेजिन भी सफल हो ताकि उसका अपना रैंक सुरक्षित रहे।
बाद में क्लास में जब दूसरे लड़के किताब के टाइटल का मजाक उड़ाते हैं तो सेजन उन्हें सुधारती है कि वो डेमियन है और फालतू का ज्ञान झाड़ रहे हैं, जो सीन में कॉमेडी डालता है। आगे अब सीन रात का है, मूसलाधार बारिश हो रही है। टीचर बोम छाता लेकर जा रही है। उसे सड़क किनारे हीरो घुटनों के बल बैठा दिखता है। वो नाली ड्रेन में हाथ डालकर कुछ कर रहा है। बोम को फिर लगता है कि ये अजीब आदमी कोई नशा कर रहा है या पागलपन कर रहा है। बोम पीछे से जाकर उसे देखती है। क्या कर रहे हो, कहती है। हीरो अनजाने में अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करता है और लोहे की सलाखों को मोड़ देता है। हाथ बाहर आते ही पता चलता है कि वो एक डूबते हुए छोटे पिल्ले को बचा रहा था। बोम को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे फ्लैशबैक जंगल याद आता है। अंधेरा है और हीरो फावड़े से गड्ढा खोद रहा है। बोम पेड़ के पीछे छिपी है। उसे लगता है कि पिल्ला मर गया है और हीरो उसे दफना रहा है, या शायद हीरो ने उसे मार दिया। वो डर के मारे कांप रही है। तभी हीरो पिल्ले को उठाता है और उससे बात करता है। पिल्ला जिंदा है। हीरो कहता है, अरे तुम तो वही हो जिसे मैंने भूस्खलन के वक्त बचाया था। यानी ये कुत्ता हीरो को पहले से जानता है। बोम की जान में जान आती है। बोम की गोद में भीगा हुआ पिल्ला कांप रहा है। वो पूछती है, गाड़ी में पूछने के लिए कुछ है? हीरो उसे देखता है और बहुत ही अजीब तरह से कहता है, हाँ है ना, मेरी टी शर्ट है। आगे वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। मूसलाधार बारिश से होती है। वेटरनरी क्लिनिक में रिसेप्शन पर बैठी नर्स ऊँग रही है। तभी दरवाजा खुलता है और हमारी हीरो सॉन जेग्यू की धमाकेदार एंट्री होती है। लेकिन रुकिए, हीरो ने शर्ट नहीं पहनी है। वो अपनी सिक्स पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी के साथ अंदर आता है, लेकिन उसके हाथों में एक बहुत ही छोटा और प्यारा सा पिल्ला पपी है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत फनी है। एक तरफ टर्मिनेटर जैसा आदमी और गोद में इतना नाजुक सा जानवर। नर्स की नींद उड़ जाती है। वो पिल्ले को देखने के बजाय हीरो की बॉडी को घूर रही है। हीरो नर्स से तौलिया मांगता है, लेकिन खुद के लिए नहीं, उस पिल्ले के लिए। जब नर्स उसकी शर्ट के बारे में पूछती है तो हीरो मासूमियत से कहता है, ये फंक्शनल टी शर्ट है, जल्दी सूख जाएगी, जबकि असल में वो शर्टलेस है। हमारी हीरोइन यून बोम भी वहां पहुंच जाती है। वो हीरो को शर्टलेस देखकर हैरान है। तभी उसकी नजर हीरो की पीठ पर पड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा और भयानक जलने का निशान, बर्न स्कार है। बोम उसे टोकती है, ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हो? लेकिन हीरो बहुत गहरी बात बोलता है। वो कहता है, निशान का मतलब ये नहीं कि ये बुरा है, इसका मतलब है कि मैंने दर्द सहा और मैं बच गया। बोम को एहसास होता है कि ये आदमी जितना सख्त दिखता है, उसने जिंदगी में उतना ही दर्द भी सहा है। दोनों के बीच एक साइलेंट इमोशनल मोमेंट होता है। तभी नर्स एक आवाज लगाती है, हांग्यूल के पिताजी। बोम तुरंत सुधारती है, अरे ये पिता नहीं, चाचा है। लेकिन नर्स कहती है, नहीं, चार्ट में तो यही पिता लिखे हैं। और यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हीरो मुड़ता है और भारी आवाज में कबूल करता है, हाँ मैं ही उसका बाप हूं। बोम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसे वो अब तक चाचा समझ रही थी, वो खुद को पिता बता रहा है। क्या ये सिर्फ कागजों पर है या कोई और गहरा राज है? ये बात बोम के दिमाग में बम की तरह फटती है। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ। बारिश हो रही है। हीरो का भतीजा हांग्युल छाता लेकर जा रहा है। वहां वो अमीर और घमंडी लड़की सेजन खड़ी है, जिसके पास छाता नहीं है। हांग्युल अपना छाता उसे दे देता है और कहता है, इसे ले लो, वरना बीमार पड़ जाओगी तो मेरा कंपटीशन खराब हो जाएगा। वो प्यार जता रहा है, पर बहाना पढ़ाई का बना रहा है। वो भीगते हुए जाने लगता है, लेकिन सेजन उसे खींच लेती है। वो अपनी अकड़ में उसे एक प्यार भरा ऑर्डर देती है, खबरदार जो तुम भीगे, तुम्हें भी मेरे साथ छाते में चलना होगा, ये मेरा हुक्म है। दोनों एक ही छाते के नीचे चिपक कर चलते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच की नफरत अब प्यार में बदल रही है। आगे सीन शिफ्ट होता है सेजन के घर पर, जहां उसका सनकी भाई, वो वकील, अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ है और एक टॉय गन से नकली नोट हवा में उड़ाकर डस्टबिन में डाल रहा है। वो बहुत ही बोर और थका हुआ लग रहा है। तभी सेजन कमरे में आती है और उसे ये पागलपन करते देख हैरान रह जाती है। उसका भाई बताता है कि वो उस आदमी यानी हमारे हीरो को माफ करना चाहता था, लेकिन अब उसे बदला लेने का मन कर रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि हीरो ने वकील के पैसे चुराए नहीं थे, बल्कि उसने एक जूते के डिब्बे में भरकर वो पैसे वापस कर दिए थे, और वो भी ब्याज समेत 3 गुना ज्यादा। लेकिन वकील को पैसों से मतलब नहीं है, उसे तो माफी चाहिए थी, जो हीरो ने नहीं मांगी, और इसी बात ने उसकी ईगो को चोट पहुंचाई है। वो सेजन को भड़काता है कि अगर वो हानग्यूल को हराना चाहती है तो वो उसकी मदद करेगा। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और एक तरह की साजिश तैयार करते हैं कि वे मिलकर हानग्यूल और उसके चाचा से बदला लेंगे। सेजन पूछती है कि वो उनसे क्या छीनने वाला है, लेकिन भाई रहस्यमयी बना रहता है।
सीन वापस वेटरनरी क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहां बोम अभी भी उस बड़े खुलासे से उबर नहीं पाई है। वो हीरो से बार बार पूछ रही है, क्या सच में तुम उसके पिता हो? हीरो, जो अब तक खुद को चाचा बताता आया था, बहुत ही गंभीरता से कबूल करता है, हाँ, मैं ही उसका बाप हूँ। बोम को यकीन नहीं हो रहा कि स्कूल में जिसे सब चाचा भतीजा समझते थे, वो असल में बाप बेटे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट फॉर्म को बोम देखती है और उसने उस पिल्ले का नाम हानग्यूल लिखा हुआ है और पिता का नाम हीरो है और माँ का नाम बोम है। ये देखकर बोम कहती है कि क्या तुमने अपने पिल्ले का नाम हानग्यूल लिखा? तो दोस्तों, कुल मिलाकर हानग्यूल उसने उस पिल्ला का नाम रखा था और हीरोइन को लगा कि वो उसके पिता हैं। आगे हीरो उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये नाम नहीं पसंद है? तो वो अचानक बोम की तरफ देखता है और उसका नाम बोमशिक रख देता है। वो खुश होकर कहता है, यून बोम का बेटा बोमशिक, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? बोम चिढ़ जाती है कि एक तो मेरा नाम चुराया और ऊपर से ये नाम लड़कों जैसा है। तो वो कहता, कितना प्यारा नाम लग रहा है। आगे डॉक्टर आती है और बताती है कि पिल्ले को लो ब्लड शुगर है और उसे आराम की जरूरत है। बोम डरते हुए पूछती है कि अगर इसका कोई मालिक नहीं मिला तो क्या होगा? डॉक्टर इशारा करती है कि अगर 10 दिन में कोई नहीं आया तो उसे इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया दे दी जाएगी। ये सुनकर हीरो और बोम दोनों का दिल पसीज जाता है। वे दोनों पिल्ले को बचाना चाहते हैं और डॉक्टर से विनती करते हैं कि कुछ भी हो उन्हें खबर जरूर करें। वे दोनों उस छोटे से बेसहारा जानवर को सहलाते हैं, जो दिखाता है कि गलतफहमियों के बावजूद उन दोनों के दिल कितने मिलते जुलते हैं। आगे हीरो और हीरोइन एक देसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। वहां की मालकिन, जो आंटी है, उन्हें हस्बैंड वाइफ समझ लेती है। आंटी कहती है, अरे आज तो बीवी के साथ आए हो, ये लो स्पेशल सूप, इससे तुम्हें बच्चा पैदा करने में मदद मिलेगी। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। हीरोइन सफाई देती है, अरे नहीं, मैं बीवी नहीं, बस एक टीचर हूँ। हीरो भी मजाक में कहता है, हाँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि ऐसी बीवी मिले। लेकिन आंटी तो मानती ही नहीं और उन्हें कपल समझकर ही ट्रीट करती रहती है। ये गलतफहमी बहुत फनी है। खाना खाते वक्त हीरोइन एक बम फोड़ती है। वो हीरो से पूछती है, कल शाम को फ्री हो, हम दोनों डिनर पर चलते हैं? हीरो कहता है, हानग्यूल को भी ले चले? हीरोइन कहती है, नहीं, हानग्यूल नहीं आएगा, सिर्फ हम दोनों। ये सुनते ही हीरो के कान खड़े हो जाते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सिर्फ हम दोनों, इसका क्या मतलब है? अगले दिन हीरो अपने काम पर 16 पैनल फील्ड में है, लेकिन उसका दिमाग उसी डिनर डेट पर अटका हुआ है। वो अपने दोस्तों से सलाह लेता है। दोस्त उसे चढ़ाते हैं, अरे भाई, अगर कोई लड़की खुद डिनर के लिए पूछे और कहे कि सिर्फ हम दोनों, तो इसका मतलब 100% ग्रीन सिग्नल है, वो तुम्हें पसंद करती है। हीरो को यकीन नहीं होता। वो सोचता है, क्या सच में वो मुझसे प्यार करती है? तभी उसका दोस्त उसे एक खीरे का टुकड़ा यानी क्यूकम्बर स्लाइस देता है और कहता है, ये लो, ये ग्रीन लाइट है, इसे खा लो और सिग्नल समझ लो। ये सीन बहुत ही ज्यादा हंसाने वाला है। आगे हीरो के शावर सीन से, जहां वो अपने जख्मों को देख रहा है, वो कंफ्यूज्ड है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है, क्या ये ग्रीन लाइट है? मतलब क्या हीरोइन उसे पसंद करती है? उसे हीरोइन की वो बात याद आती है, निशान का मतलब बुरा नहीं है, इसका मतलब तुमने दर्द सहा है। यह सोचकर वो इमोशनल हो जाता है। फिर वो सड़क पर चलता है और अचानक अपना दिल पकड़ लेता है। उसे पल्पिटेशन हो रहा है। उसे याद आता है कि हीरोइन ने उसे हाथ हिलाकर हाय बोला था और वो बहुत सुंदर लग रही थी। हीरो सोचता है, उसने मेरे लिए मेकअप किया, इतने अच्छे कपड़े पहने, पक्का ये सिग्नल है। अब वे दोनों लंच कर रहे हैं। हीरोइन एक बड़े से पत्ते लेटिस में मांस और मसाला भरकर एक सैम बना रही है। हीरो उसे देख रहा है। उसे लगता है वो खुद खाएगी, लेकिन बूम, हीरोइन वो निवाला हीरो के मुंह की तरफ बढ़ा देती है। आ करो। हीरो का सिस्टम क्रैश हो जाता है। कोरिया में किसी को अपने हाथ से खिलाना बहुत बड़ा रोमांटिक इशारा माना जाता है। हीरो मन ही मन सोच रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या हम डेट कर रहे हैं? क्या ये शादी का प्रपोजल है? मेरी धड़कनें क्यों रुक रही हैं? वो कांपते हुए उसे खा लेता है और हीरोइन उसे प्यार से मुस्कुराकर देखती है। हीरो को अब यकीन हो गया है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, मतलब प्यार हो गया है। रात का समय है। खूबसूरत लाइटों के नीचे दोनों वॉक कर रहे हैं। माहौल एकदम रोमांटिक है। हीरोइन बताती है कि उसने स्कूल ट्रिप के लिए हीरो की कंपनी को मंजूरी दे दी है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया और मुझे एहसास हुआ कि तुम बहुत भरोसेमंद और न्यायप्रिय यानी जस्ट इंसान हो। हीरो ये सुनकर 7वें आसमान पर है। हीरोइन ने उसे फाइनली एक अच्छा इंसान मान लिया है। जाते जाते हीरोइन एक बम फोड़ती है। वो पूछती है, तुम्हें क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा? हीरो डर जाता है। क्या? हीरोइन कहती है, कुत्ते का नाम बॉम्बशिक, वो मेरे नाम पर यूनॉन बॉम्ब पर रखा है ना? हीरो की चोरी पकड़ी गई। वो हक्का बक्का रह जाता है।
हीरोइन मुस्कुराती है, जिससे साफ है कि उसे ये बात बुरी नहीं लगी बल्कि अच्छी लगी है। आगे हीरोइन मुस्कुराते हुए एक बम फोड़ती है। मैंने याद कर लिया है, सोनजे ग्यूजी। हीरो हकलाते हुए पूछता है, क्या क्या याद कर लिया? उसे लग रहा है कि शायद कोई बहुत गहरी बात होगी। हीरोइन कहती है, अमने डगगाल्बी हाउस। ये सुनते ही हीरो का चेहरा देखने लायक होता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। डगगाल्बी, मतलब तुम्हें वो याद आ गया। हीरो खुश हो जाता है, तो इसीलिए तुमने मुझे मिलने बुलाया था। बेचारा हीरो सोच रहा है कि ये प्यार की शुरुआत है, लेकिन कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सीन अतीत में एक रेस्टोरेंट डगगाल्बी हाउस में शिफ्ट होता है। हीरो अपनी गैंग के साथ बैठा है। वे सब मजे से खाना खा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। वहीं पास की टेबल पर हमारी हीरोइन बोम अकेली बैठी है और लगातार सोजू पी रही है। वो बहुत उदास और नशे में लग रही है। हीरो के आदमी शोर मचाते हैं, लेकिन हीरो की नजरें सिर्फ बोम पर हैं। वो उसे चुपचाप देख रहा है। तभी एक शराबी आदमी या वेटर बोम को परेशान करता है या उसे छूने की कोशिश करता है। हीरो तुरंत अपनी सीट से उठता है और अपनी विशाल काया का इस्तेमाल करके उस आदमी को डराकर भगा देता है। ये सब वो इतनी शांति से करता है कि बोम को शायद पता भी नहीं चलता। फिर हीरो बोम की टेबल पर आता है। बोम नशे में धुत है। हीरो बड़े प्यार से एक सैम यानी सलाद के पत्ते का रैप बनाता है। वो उसमें मांस, लहसुन और सॉस डालता है। ये वही सीन है जो हीरो ने प्रेजेंट में याद करके उसे खिलाया था। वो रैप बोम को खिलाता है। बोम नशे में बड़बड़ाती है, जो लोग मुझे खाना खिलाते हैं वो बुरे होते हैं। हीरो पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बोम नशे में कहती है, अगर नाम बता दिया तो शायद मैं गायब हो जाऊं। और फिर वो खुद को मी इन यानी सुंदर कहती है। यहीं से हीरो को वो शब्द याद था जो उसने पहले एपिसोड में बोला था। प्रेजेंट में सीन वापस पार्क में आता है। हीरो को लगता है कि पुरानी यादें ताजा करके अब रोमांस शुरू होगा। वो उत्साहित होकर कहता है, तो इसीलिए हम मिल रहे हैं। लेकिन हीरोइन यहाँ उसके अरमानों पर पानी फेर देती है। वो कहती है, सच कहूं तो मैं अनजान बने रहना चाहती थी। एक टीचर होकर उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी थी। हीरो का चेहरा उतरने लगता है। बोम आगे कहती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बार बार आपसे क्यों उलझ रही हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अवचेतन मन में उस दिन का कर्ज था। आपने उस दिन मुझे खाना खिलाया और बचाया था। हीरो की आंखों में दुख साफ दिखता है। वो सोच रहा था ग्रीन लाइट, लेकिन ये तो सिर्फ कर्ज चुकाना निकला। हीरोइन अपने बैग से एक गुलाबी मैकरोन निकालती है। ये वही मिठाई है जो हीरो ने उसे दी थी जब वो रो रही थी। वो कहती है, आज मैं वो सारा कर्ज चुका देना चाहती हूँ, ये लो। वो हीरो के हाथ में मैकरोन थमा देती है। हीरो उसे ऐसे देखता है जैसे उसका दिल निकाल लिया गया हो। हीरोइन कहती है, उस दिन के लिए धन्यवाद, अब हमारा हिसाब बराबर। और वो मुड़कर जाने लगती है। हीरो उसे जाते हुए देखता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पीछे से आवाज लगाता है, बोम जी, यूनन बोम। बोम रुकती है। हीरो पूछता है, सियोल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो उसकी असलियत जानना चाहता है, उसके दर्द को समझना चाहता है। बोम का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे ये सवाल पसंद नहीं आता। वो पलटकर कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम हो कौन? हीरो मासूमियत से कहता है, हम कुछ दिन साथ रहे, मुझे लगा हम दोस्त बन गए हैं। लेकिन हीरोइन अपनी सुरक्षा के लिए एक दीवार खड़ी कर देती है। वो बहुत रूखेपन से कहती है, सोन जेग्यू जी, हम उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं। दूसरों के मामलों में दखल मत दीजिए। आज के बाद मुझे सिर्फ एक टीचर और खुद को सिर्फ एक अभिभावक समझिएगा। हीरोइन ये कड़वी बात बोलकर वहां से चली जाती है। हीरो वहीं अकेला खड़ा रह जाता है, हाथ में वो छोटा सा गुलाबी मैकरोन लिए। उसके चेहरे पर जो दर्द है वो बताता है कि ग्रीन लाइट अब रेड लाइट में बदल चुकी है। बेचारा सख्त लौंडा फिर से अकेला पड़ गया है और इस बार उसे वाकई उस मीठे इलाज की जरूरत है जो उसके हाथ में है। आगे सीन की शुरुआत दिन के उजाले में हीरोइन यून बोम के घर की छत से होती है। वो बहुत उदास है और उसे हीरो से कही अपनी कड़वी बातें याद आ रही हैं। हम दोस्त नहीं हैं, सिर्फ काम की बात करो। उसे अपनी बदतमीजी पर पछतावा हो रहा है। तभी वहां एक मधुमक्खी यानी बी आ जाता है। बोम उसे भगाने के लिए पागलों की तरह हाथ पैर चलाने लगती है। वो कराटे के मूव्स कर रही है, हवा में मुक्के मार रही है, जो देखने में बहुत फनी लग रहा है। वो सीढ़ियों से नीचे भागती है, अभी भी हवा में लड़ रही है। अचानक गेट पर वो किसी से टकराती है। ये वही चश्मे वाला वकील यानी हन यू है। इससे पहले कि बोम कुछ समझ पाए, वकील उसे पकड़कर अपने सीने में छिपा लेता है और कहता है, छिप जाओ।
बोम को लगता है कि वकील उसे मधुमक्खी से बचा रहा है, लेकिन मधुमक्खी से वो खुद ही डर रहा होता है। वो मधुमक्खी आकर सीधे उसके माथे पर काट देती है। मधुमक्खी के जाने के बाद वकील के माथे पर एक मधुमक्खी के काटने का निशान दिखता है। बोम उसके माथे पर एक प्यारा सा बैंडेड लगा देती है। दोनों के बीच थोड़ी नजदीकी बढ़ती है। अब वे घर के अंदर बैठे हैं। वकील बताता है कि वो अपनी बहन सेजिन की वजह से माफी मांगने आया है। वो कहता है, मैं एक परफेक्ट क्राइम करने आया था, लेकिन पकड़ा गया। शायद वो सरप्राइज देना चाहता था। वकील एक लाल रंग का महंगा लग्जरी बैग यानी चामंड ब्रांड का निकालता है। बोम हैरान रह जाती है, अरे माफी मांगने के लिए इतना महंगा गिफ्ट। लेकिन ट्विस्ट ये है, जैसे ही वकील बैग से सामान निकालता है, अंदर से कोई महंगा पर्स नहीं बल्कि एक प्लास्टिक के डिब्बे में चिकन सूप निकलता है। वकील बहुत ही कैजुअल होकर कहता है, अरे घर में यही बैग पड़ा था तो इसमें ले आया, मैं तो अभी छुट्टी पर हूं। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, इसे खाने के बाद तुम मुझे पक्का कॉल करोगी। ये आदमी भी हीरोइन पर लाइन मार रहा है। सीन शिफ्ट होता है सोलर पैनल फार्म पर। हमारा हीरो सोन जेग्यू काम कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह देवदास बन चुका है। वो फोन पर बोम को मैसेज टाइप कर रहा है, माफ करना बोम टीचर, फिर मिटा देता है, फिर लिखता है, फिर मिटा देता है। बेचारा बहुत कंफ्यूज्ड है। उसका साथी यानी इलियांग उसे छेड़ता है, क्या हुआ बॉस, वो ग्रीन लाइट बंद हो गई क्या? अब तो मैसेज भेजने में भी डर लग रहा है। हीरो बहुत उदास होकर जवाब देता है, मैं अब संन्यास ले लूंगा, यही मेरी जिंदगी है, अब मुझ में कोई एनर्जी नहीं बची। वो इतना थका हुआ और हारा हुआ लग रहा है कि एक हल्का सा सामान भी नहीं उठा पा रहा। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका है। अब सीन उस जुजित्सु जिम में शिफ्ट होता है जहां वो 3 स्कूल टीचर्स हीरो को पीटने की ट्रेनिंग लेने आए थे। वे आपस में बात कर रहे हैं, सुना है यहाँ का मास्टर बहुत खतरनाक है, उससे ट्रेनिंग लेकर हम उस गुंडे को मजा चखाएंगे। तभी दरवाजा खुलता है और ब्लैक बेल्ट पहने हुए मास्टर की एंट्री होती है। और ये मास्टर कोई और नहीं, हमारा हीरो सोन जे ग्यू ही है। टीचर्स की हवा टाइट हो जाती है। जिसे पीटने के लिए वे क्लास ज्वाइन कर रहे थे, वही उनका गुरु निकल गया। हीरो आज बहुत गुस्से में है क्योंकि बोम ने दिल तोड़ा है। वो कहता है, आज मेरा मूड खराब है तो थोड़ा कसरत करके दिमाग ठंडा करने आया हूँ। हीरो रिंग में उतरता है और गुस्से में बाकी स्टूडेंट्स को हवा में ऐसे पटकता है जैसे वो कपड़े के पुतले हों। वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। टीचर्स ये देखकर कांप रहे हैं। सीनियर टीचर और लेडी टीचर छिपने की कोशिश करते हैं। तभी लेडी टीचर के फोन पर बोम का फोन आता है। इधर हीरोइन बोम अपनी छत पर खड़ी है। वो लेडी टीचर से लेडी टीचर को ही बता रही है। बोम चिल्लाती है, मेरे घर में बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई हैं, ये तो अग्रीमेंट का उल्लंघन है, मैं यहाँ कैसे रहूं? मधुमक्खी मधुमक्खी। जिम के अंदर लेडी टीचर हीरोइन की बात सुनती है और जोर से दोहराती है, क्या मधुमक्खी? बी। हीरो जो अभी किसी को पटक रहा था कि कान खड़े हो जाते हैं। उसने सुना बोम टीचर और खतरा। हीरो को लगता है कि बोम खतरे में है। उसे बहाना मिल जाता है। उसे लगता है बोम किसी मुसीबत में है। हीरो तुरंत अपना गुस्सा छोड़ता है। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वो टीचर्स के पास जाता है। टीचर्स को लगता है अब उनकी पिटाई होगी, लेकिन हीरो कहता है, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। वो पागलों की तरह जिम से बाहर भागता है। टीचर्स राहत की सांस लेते हैं कि चलो आज तो जान बची। आगे सीन स्कूल के ऑडिटोरियम में शुरू होता है। प्रिंसिपल जोश में भाषण दे रहे हैं कि इस बार स्पोर्ट्स डे पर व्हाइट टीम और ब्लू टीम बनेगी। ड्रॉ शुरू होता है। एक के बाद एक छात्र बॉक्स से गेंद निकालते हैं, लेकिन अजीब बात यह है, हर कोई सफेद गेंद ही निकाल रहा है। पहला छात्र, दूसरा छात्र और फिर हीरो का भतीजा हानग्यूल भी। सबके हाथ में सफेद गेंद है। इसका मतलब पूरी स्कूल एक ही टीम में है। ये सीन दिखाता है कि स्कूल का मैनेजमेंट कितना अजीब और फनी है। इधर स्टाफ रूम में लेडी टीचर अपने फोन पर मधुमक्खियां पकड़ने वाले की प्रोफाइल पढ़ रही है और ये बहुत ही मजेदार है। नैरेटर बताता है, बचपन से ही इस लड़के को कीड़े मारने का शौक था, चींटी, तिलचट्टा, लेकिन इसकी असली दुश्मनी थी मधुमक्खियों से। वीडियो में छोटा लड़का आग और स्प्रे लेकर मधुमक्खियों से लड़ रहा है। उसे मधुमक्खियों का काल कहा जाता था। प्रोफाइल में लिखा है, सिर्फ 20,000 वॉन में मैं आपके घर से मधुमक्खी का छट्टा हटा दूंगा बिना डंक खाए। लेडी टीचर खुश हो जाती है क्योंकि बोम के घर में मधुमक्खियों की समस्या है। उसे लगता है ये वकील ही सही आदमी है। ये सब हीरो का भतीजा सुन लेता है। आगे स्टाफ रूम में टीचर्स परेशान हैं। एक टीम में सारे लोग हैं और दूसरी टीम खाली। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल फैसला करते हैं कि किसी एक टीचर को अपनी टीम बदलनी होगी ताकि बैलेंस बन सके। नजरें हमारी हीरोइन युआन बोम पर टिकती हैं क्योंकि वो नई और जूनियर है। बोम मन ही मन सोचती है, अन्याय को बर्दाश्त करना ही पड़ता है, और उसे जबरदस्ती ब्लू टीम में डाल दिया जाता है। उसे फिर से बलि का बकरा बनाया गया है। सीन बोम के घर का है।
वकील जो गिफ्ट देकर गया था उसमें चिकन सूप यानी समज्ञातांग था। बोम उसे खाती है और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पुरानी यादें याद आती हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बोम को याद आता है जब वो अस्पताल में बीमार थी और उसके पिता ने उसे अपने हाथों से यही सूप खिलाया था। और जब वो स्कूल में थी तब भी घर पर भी उसके पिता कितने प्यार से उसे खिलाते थे। प्रेजेंट में उस सूप का स्वाद बिल्कुल उसके पिता के हाथ जैसा है। फिर से वकील की वो बातें याद आती है जिसमें उसने कहा था कि इसे खाने के बाद तुम मुझे पक्का कॉल करोगी। वकील को पता था कि ये इमोशनल कनेक्शन काम करेगा। बोम तुरंत वकील को कॉल करने के लिए उसका नंबर कार्ड से देखकर टाइप करती है। वो कॉल लगाने ही वाली होती है कि उसके घर की डोरबेल बजती है। 8th सीन की शुरुआत होती है बोम के घर के बाहर से। एक आदमी पूरा ऊपर से नीचे तक कवर होकर, चेहरे पर काला मास्क और जाली वाली टोपी पहनकर, कंधे पर कुल्हाड़ी एक्स रखकर आता है। ये हमारा हीरो सोन जय ग्यू है, लेकिन बोम उसे पहचान नहीं पाती। वो मजाक में पूछती है, क्या आप किसी रईस घराने के छोटे बेटे हैं? क्योंकि उसका हुलिया बहुत अजीब लग रहा है। हीरो बिना कुछ बोले, ताकि उसकी आवाज से पहचान ना हो जाए, सिर्फ इशारों में बात करता है। बोम उसे छत पर ले जाती है और उस सूखे हुए पेड़ की तरफ इशारा करती है। वो कहती है, मैंने इसे एक बार भी पानी नहीं दिया, फिर भी ये ढीठ पेड़ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। मजे की बात यह है कि उस पेड़ पर जो रिबन लगा है उस पर हीरो का ही नाम सोन जय ग्यू लिखा है। और हीरो देख रहा है कि कैसे बोम उस पेड़ यानी खुद हीरो को अपनी जिंदगी से काटने पर तुली है। हीरो चुपचाप अपना काम करता है। वो अपने मोटे ग्लव्स वाले हाथों से मधुमक्खी के छत्ते को पकड़ता है और उसे बड़ी आसानी से हटा देता है। काम खत्म होने पर बोम उसे पैसे देने लगती है, लेकिन हीरो मना करता है। आखिर वो अपनी क्रश से पैसे कैसे ले? लेकिन बोम उसे जाने नहीं देती। वो पूछती है, क्या आप 20,000 वॉन्ड में इस मनहूस सूखे पेड़ को भी काट देंगे? हीरो तुरंत वी का निशान बनाकर हाँ कर देता है। उसे तो बस बोम के आसपास रहने का बहाना चाहिए। हीरो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा होता है, तभी बोम उसके लिए पीने को कुछ लाती है। वो हीरो की तारीफ करती है, आप कितने मेहनती हैं, बिना फालतू बात किए काम करते हैं। तभी बोम के फोन की घंटी बजती है। फोन उस वकील ह्योन वू का है और यहाँ हीरो का दिल जलने वाला है। बोम फोन पर कहती है, वकील साहब, वो चिकन सूप बहुत टेस्टी था, बिल्कुल मेरे पापा के हाथ जैसा स्वाद था। ये सुनते ही पेड़ काट रहे हीरो का हाथ रुक जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है। बोम आगे कहती है, तो ठीक है, हम कॉफी पीने मिलेंगे। ये सुनकर हीरो को इतना गुस्सा आता है कि वो पूरी ताकत से कुल्हाड़ी पेड़ पर दे मारता है। उसकी जलन और गुस्सा उस बेचारे पेड़ पर निकलता है। पेड़ कटकर गिरता है, लेकिन वो सीधा उस टेबल की तरफ गिरता है जहां बोम बैठी है। बोम डर के मारे चिल्लाती है। हीरो बिजली की फुर्ती से भागता है और अपनी पीठ और हाथों से उस भारी पेड़ को रोक लेता है ताकि बोम को चोट ना लगे। वो पेड़ का वजन अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन इस हाथापाई में उसकी बाह से कपड़ा ऊपर खिसक जाता है। वहां उसका रंगीन टैटू साफ दिखाई देने लगता है। बोम की नजर उस टैटू पर पड़ती है। उसे कुछ शक होता है। वो हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीन शिफ्ट होता है स्कूल की लाइब्रेरी में। हीरो का भतीजा हानग्युल और वकील की बहन सेजन आमने सामने है। सेजन एक मैथ की प्रॉब्लम में फंसी है। हानग्युल वहां आता है और बिना पेन उठाए सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करके तुरंत जवाब दे देता है, 3025। सेजन हैरान रह जाती है, लेकिन अपना एटीट्यूड कम नहीं करती। वो अपनी स्ट्रेस बॉल को जोर से दबाती है। सेजन हानग्युल को चुनौती देती है, स्पोर्ट्स डे पर व्हाइट टीम और ब्लू टीम की टक्कर है, देख लेना, मैं तुम्हें कुचल दूंगी, क्रश कर दूंगी। वो बड़ी टशन में कहती है, उस दिन हम साथ में फोटो खिंचवाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी जीत की मुस्कान के साथ एक हारे हुए इंसान का चेहरा भी याद रहे। हानग्युल उसे जाते हुए देखता है। शायद उसे ये दुश्मनी वाली दोस्ती दिलचस्प लग रही है। इधर हीरो ने पेड़ काटा था। हीरो अपना नकाब उतारता है। पसीने में लथपथ उसका चेहरा सामने आता है। बोम उसे घूर रही है। वह पूछती है, क्या इस मोहल्ले में ड्रैगन टैटू वाला कोई और भी है, सोनजेग्यू जी? हीरो की चोरी पकड़ी गई है। वह बहाना बनाता है, मैं तो बस मदद कर रहा था। बोम गुस्सा होती है, अनचाही मदद दखल अंदाजी होती है, क्या आप स्टॉकर हैं? हीरो भड़क जाता है, स्टॉकर? मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए पसीना बहा रहा हूं और तुम मुझे स्टॉकर बोल रही हो? बोम उसे पैसे 40,000 बॉन्ड थमा देती है, 20,000 मधुमक्खी के लिए और 20,000 पेड़ काटने के लिए। वो उसे एक मजदूर की तरह ट्रीट कर रही है। हीरो को ये बात बहुत चुभती है। वह गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं। और यहाँ सबसे फनी सीन आता है। हीरो उस पूरे कटे हुए पेड़ के तने को अपने कंधे पर उठाता है और किसी बाहुबली की तरह वहां से चला जाता है। रास्ते में एक दुकानदार आंटी उसे देखती हैं और हैरान रह जाती हैं। अरे जेग्यू, आज तुम किसे पीटने जा रहे हो? हीरो का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब सीन उस कॉफी शॉप का है। हीरोइन बोम और वकील चॉयजुन बैठे हैं। बोम ने वकील के लिए कॉफी ऑर्डर की है क्योंकि उसने सूप खिलाया था।
वकील कॉफी की चुस्की लेता है और बहुत ही ओवर स्मार्ट बनकर ज्ञान झाड़ता है। वकील कहता है, ये कॉफी तो बेकार है, इसमें कोई क्लास नहीं है। मुझे तो इथियोपिया सिदामो या केन्या ए पसंद है। बोम उसकी बात काट देती है। वह कहती है, अरे मुझे भी वही पसंद है। अगर आपको अच्छी कॉफी चाहिए थी तो रोडियो वाली दुकान पर जाना चाहिए था। वकील का पोपट हो जाता है, वह बस हकलाकर रह जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। उसी कैफे में एक पार्टीशन, पर्दे के पीछे हमारा हीरो सोन जेग्यू बैठा है। वह वहां कद्दू का दलिया खा रहा है। हीरो उन दोनों की बातें सुन रहा है। वकील अपनी असली रंगत दिखाता है। वह हीरो सोन जेग्यू के बारे में बुराई करना शुरू करता है। वकील कहता है, ये गांव के लोग, इन्हें सीमा का पता नहीं होता। दखल अंदाजी को ये परवाह समझते हैं। वह एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल करता है। हमें एलिगेंट इंडिफरेंस की जरूरत है, यानी शिष्टता से किसी को इग्नोर करना। हीरो ये सब सुन लेता है। उसके हाथ से चम्मच रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद बोम वकील की बातों से सहमत है। उसका दिल फिर से टूट जाता है। वह चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। अपना दलिया भी पूरा नहीं खाता। आगे सीन वेटरनरी क्लिनिक का है। हीरो अकेला बैठा है। उसके पास वह छोटा पिल्ला बोमशिक है। हीरो अपनी बाह पर बने उस जले हुए निशान और टैटू को देखता है। वह पिल्ले से बात करता है, बेटा तुम्हारे पापा तो गंवार हैं, उन्हें बस प्यार करना आता है। अगर कोई पसंद है तो मदद कर दो, अगर कोई मुसीबत में है तो बचा लो। वह बहुत उदास होकर पूछता है, ये शिष्ट उपेक्षा क्या होती है? मुझे तो बस दिल से परवाह करना आता है, सियोल वालों की तरह दिखावा करना नहीं आता। ये हीरो के भोलेपन और उसकी गहरी भावनाओं को दिखाता है। वह खुद को कमतर महसूस कर रहा है, क्योंकि वह वकील की तरह स्मार्ट और बातों का धनी नहीं है। वह बस एक सीधा साधा आदमी है जो प्यार करना जानता है। आगे सीन बोम के फादर के घर का होता है। वकील छोई जुन हाथ में वो लाल बैग लेकर आता है जिसमें खाली टिफिन कंटेनर है। वहां उसके पिता और माँ बैठे हैं। यहाँ खुलासा होता है कि बोम की माँ वही मशहूर एक्ट्रेस है और उसके पिता एक राजनेता है। फादर पूछते हैं, क्या बोमी ने सब खा लिया? वकील खाली टिफिन दिखाता है। फिर वकील एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछता है, आपने अपनी बेटी से रिश्ता क्यों तोड़ लिया? आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बोम की माँ बहुत गुस्से में है। वो कहती है, मैं उस स्कूल के पेरेंट्स पर मुकदमा करूंगी जिन्होंने मेरी बेटी को बदनाम किया। फ्लैशबैक में बोम और उसकी माँ की लड़ाई दिखाई जाती है। बोम अपनी माँ से रोते हुए कह रही है, माँ तुम्हें सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी है। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन लोग सच नहीं सिर्फ गॉसिप पर यकीन करते हैं। माँ को डर है कि एक्ट्रेस की बेटी और राजनेता की नाजायज औलाद जैसे टाइटल अखबारों में छपेंगे तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने बोम को छिपा दिया था। आगे प्रेजेंट में वकील टेबल पर एक फाइल रखता है। ये वो सबूत हैं जो बोम ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इकट्ठे किए थे। वकील बोम के फादर से कहता है, मैं ये मुकदमा फिर से शुरू करना चाहता हूँ। यही एक तरीका है जिससे बोम और आप लोग फिर से एक परिवार बन सकते हैं। वकील कहता है, पिताजी बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। यहाँ पता चलता है कि वकील सिर्फ दिलफेक नहीं है, वो सच में बोम की इज्जत वापस दिलाना चाहता है ताकि वो अपने परिवार के पास लौट सके। आगे सीन स्कूल के क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां पेरेंट्स मीटिंग चल रही है। प्रिंसिपल व्हाइट टीम और ब्लू टीम के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वकील सूट बूट में एंट्री मारता है। हीरो सोन जे ग्यू उसे देखकर चिढ़ जाता है। प्रिंसिपल सर, यहाँ कोई बाहरी आदमी घुस आया है। वकील खड़ा होता है और अपना परिचय देता है, मैं सेजिन का बड़ा भाई और गार्जियन हूँ। मेरे माता पिता उद्घाटन समारोह में बिजी हैं तो मैं आया हूँ। हीरो ताना मारता है, ये क्या मोहल्ले की पंचायत है जो प्रॉक्सी भेज दिया? वकील अपना आईडी कार्ड दिखाता है और लीगल ज्ञान झाड़ता है, मैंने स्कूल के नियम चेक किए हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, और वैसे मेरा पेशा वकील है। सब चुप हो जाते हैं। वकील तुरंत हाथ उठाता है, मैं व्हाइट टीम का प्रतिनिधि बनूंगा। आगे हीरो मीटिंग से बाहर कॉरिडोर में आता है। वो परेशान है। तभी उसे कोने में हीरोइन बोम दिखाई देती है। बोम जमीन पर बैठकर उस छोटे पिल्ले बोम शिक को उबला हुआ अंडा खिला रही है। बोम पिल्ले से बहुत प्यार से बात कर रही है, बोम शिक खा ले, तेरी माँ बोम स्पोर्ट्स डे पर गोल्ड मेडल जीतेगी, मैं उन सबको हरा दूंगी। हीरो दीवार के पीछे छिपकर ये सब सुन रहा है। जब वो सुनता है कि बोम खुद को पिल्ले की माँ बोल रही है और जीतने का वादा कर रही है तो उसका दिल पिघल जाता है। हीरो के चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। वो फैसला कर लेता है कि वो बोम की मदद करेगा। सीन वापस क्लासरूम में आता है। प्रिंसिपल पूछते हैं, ब्लू टीम का कैप्टन कौन बनेगा? हीरो तुरंत खड़ा होता है, मैं करूंगा। वकील उसे घूरता है। वकील कहता है, सेजन बता रही थी कि बोम टीचर भी ब्लू टीम में है। हीरो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, जीत का मेडल तो मेरे ही गले में टंगेगा, मैं किसी भी हाल में जीतूंगा। हीरो इनडायरेक्टली कह रहा है कि वो बोम के लिए जीतेगा।
प्रिंसिपल दोनों को हाथ मिलाने के लिए बुलाते हैं। हीरो और वकील आमने सामने आते हैं। वे हाथ मिलाते हैं। बैकग्राउंड में स्क्रीन नीले और सफेद रंग में बट जाती है, जैसे कोई वीडियो गेम फाइट हो। हीरो अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से वकील का हाथ जोर से भींचता है। वकील दर्द के मारे अंदर ही अंदर चीख रहा है, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान बनाए हुए है। हीरो उसे अपनी ताकत का नमूना दिखा रहा है। प्रिंसिपल ताली बजा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये दोस्ती की शुरुआत है, जबकि ये महायुद्ध की शुरुआत है। आगे सीन समुद्र के किनारे शुरू होता है। हीरो सोन जे ग्यू एक लाल टोपी पहने और गले में सीटी लटकाए एकदम मिलिट्री इंस्ट्रक्टर के अवतार में खड़ा है। उसकी टीम व्हाइट टीम में सफेद टी शर्ट में है। हीरो भाषण देता है, खेल सिर्फ खेल नहीं, ये स्टैमिना है। इस टग ऑफ वॉर में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। क्या तुम तैयार हो? बच्चे जोश में चिल्लाते हैं, हाँ। हीरो एक रस्सा अपनी कमर से बांधता है और जमीन पर लेट जाता है। वो आदेश देता है, खींचो। पूरी टीम करीब 10-15 बच्चे मिलकर रस्सा खींच रही है, लेकिन हीरो अपनी सुपर ह्यूमन ताकत का इस्तेमाल करता है। वो जमीन पर रेंगते हुए क्रॉलिंग अकेले ही पूरी टीम को अपनी तरफ खींच लेता है। बच्चे पूरी जान लगा रहे हैं, उनके चेहरे लाल हो गए हैं, लेकिन वे हीरो को नहीं हरा पाते। अब सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है। वकील छोई जुमन अपनी टीम ब्लू टीम के साथ है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। वकील बोर्ड पर फिजिक्स के फॉर्मूले, वेक्टर्स एंड फोर्सेस लिख रहा है। वो समझा रहा है, अगर दुश्मन 1000 किलो की ताकत से खींचता है तो हमें एक लाइन में नहीं बल्कि ऐसे खड़े होना है। वो एक महान जनरल गैंगैम चैन का उदाहरण देता है। ताकत हमेशा बुद्धिमानी विजडम के सामने हार जाती है। एक स्टूडेंट हाथ उठाता है, सर क्या रस्साकशी जीतने के लिए हमें सच में पढ़ाई करनी पड़ेगी? वो शिकायत करता है, छोड़िए ये सब, भूख लगी है, खाना खाने चलें? वकील उसे इग्नोर करता है और अपनी फिलॉसफी झाड़ता रहता है। हार मान लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जीतना है तो दिमाग लगाओ। आगे जब बच्चे बोर होने लगते हैं तो वकील अपना असली पत्ता खोलता है। वो मैटिस डोनट्स के डिब्बे निकालता है। ये सियोल का बहुत मशहूर ब्रांड है। बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। फनी लड़का चिल्लाता है, अरे ये तो सियोल का वो फेमस डोनट है जिसके लिए लंबी लाइन लगती है। वकील डोनट को तोड़कर उसका क्रीम दिखाता है और किसी एड की तरह बोलता है, देखो ये भरपूर क्रीम, ये है सियोल का स्वाद। बच्चे डोनट्स पर टूट पड़ते हैं। वकील वादा करता है, अगर हम जीते तो हर बार नई और महंगी मिठाई, डिजर्ट मिलेगी, नमक वाली ब्रेड, एक्लेयर्स सब मिलेगा। पूरी क्लास जोश में चिल्लाती है, ब्लू टीम की जय हो। वकील बच्चों के साथ एक बहुत ही अजीब और फनी हैंडशेक डांस करता है। यहाँ वकील ने साबित कर दिया कि वो पैसों और लालच से मोटिवेट कर सकता है। दोनों टीमें आमने सामने आती हैं। सफेद टीम हीरो और नीली टीम वकील स्कूल के गेट पर एक दूसरे को घूर रहे हैं। माहौल एकदम गैंग वॉर जैसा है। हीरो वकील के पास आता है और ताना मारता है, टिश्यू पेपर तैयार रखा है ना? हारने के बाद जब नाक और आंखों से पानी बहेगा तो पोंछने के काम आएगा। वकील अपने चश्मे को ठीक करता है और बहुत ही पढ़ाकू जवाब देता है, मैं तो कहता हूँ वेट वाइप्स तैयार रखना, सूखे टिश्यू से रगड़ने पर त्वचा छिल सकती है और ब्लड वेसल्स फैल सकती हैं। हीरोज की बात सुनकर चिढ़ जाता है। हाँ, दोनों के बीच की टक्कर अब पर्सनल हो गई है। भीड़ से दूर हीरो का भतीजा हांग्युल और वकील की बहन सेजिन बात कर रहे हैं। सेजिन गुस्से में है, सच बताओ ये सब तुमने प्लान किया है ना? तुम्हारे चाचा इतना सीरियस क्यों हैं? हांग्युल कहता है, मैंने चाचा को कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बार वो ठान लेते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे सुनते कहाँ हैं। सेजिन कंफ्यूज है। वो हांग्युल को बहुत ध्यान से देखती है और एक गहरा सवाल पूछती है, तुम मुझे बहुत कंफ्यूज करते हो। कभी लगता है तुम मुझे फंसा रहे हो, स्क्रू ओवर, और कभी लगता है तुम मेरी मदद कर रहे हो। वो पूछती है, तुम आखिर हो क्या, अच्छे हो या बुरे, इविल? हांग्युल चुपचाप उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में सेजिन के लिए फिक्र साफ दिख रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। आगे सीन की शुरुआत वेटरनरी क्लिनिक में होती है। स्टोरी आगे बढ़ती है एक वेटरनरी क्लिनिक के अंदर से। हमारी हीरोइन बोम और हीरो सोन जेग्यू वहां मौजूद हैं। बोम उस छोटे से पिल्ले, जिसका नाम अब बोमशिक है, को ट्रेनिंग दे रही है। पिल्ला अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है और ये देखकर बोम खुशी से झूम उठती है। ओ, मेरा बोमशिक तो जीनियस है। हीरो भी पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है और कहता है, अरे ये तो बिल्कुल इंसानों जैसा समझदार है। दोनों एक पल के लिए पिल्ले की क्यूटनेस में खो जाते हैं और एक परिवार जैसा महसूस करते हैं। लेकिन फिर बोम अचानक सीरियस हो जाती है। वो कहती है कि वो स्पोर्ट्स डे की तैयारियों में बहुत बिजी है, इसलिए उसे जाना होगा। जैसे ही बोम जाने लगती है, हीरो पिल्ले के जरिए बोम से बात करने की कोशिश करता है। वो पिल्ले से पूछता है, जरा अपनी मालकिन से पूछना, क्या वो मधुमक्खी का डर अब खत्म हो गया? बोम समझ जाती है कि वो उस दिन की बात कर रहा है जब हीरो ने मधुमक्खी का छत्ता हटाया था। वो रूखेपन से जवाब देती है, हाँ वो खत्म हो गया। फिर हीरो एक और सवाल पिल्ले के जरिए पूछता है, और आंगन में जो इल्ली थी उसका क्या हुआ? असल में हीरो यहाँ अपनी भावनाओं और उस ग्रीन लाइट वाली गलतफहमी के बारे में पूछ रहा है कि क्या अब भी कोई चांस है। बॉम बिना पलक झपटाए जवाब देती है, वो भी खत्म हो गई। मतलब साफ है, उसने हीरो को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है।
हीरो का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और पिल्ले के लिए पॉकेट मनी के तौर पर बोम को देने लगता है। वो कहता है, ये तुम्हारे पिता यानी हीरो खुद की मेहनत की कमाई है। बोम पैसे लेने से हिचकिचाती है। तब हीरो एक बहुत गहरी बात बोलता है जो सियोल और गांव के फर्क को समझाती है। वो कहता है, सियोल के लोग हिसाब किताब पक्का रखते हैं तो उन्हें चैन मिलता है, लेकिन हम गांव वाले अगर ज्यादा हिसाब किताब करने लगे तो हमें बेचैनी होती है। वो जबरदस्ती पैसे बोम के हाथ में थमा देता है। जाते जाते हीरो एक वादा करता है। वो कहता है, मैं व्हाइट टीम के पेरेंट्स का लीडर हूं। मैं ये स्पोर्ट्स डे जीतूंगा और ये गोल्ड मेडल बोमशिक के गले में पहनाऊंगा। बस इंतजार करना। वो पूरे कॉन्फिडेंस में वहां से चला जाता है। बोम हैरान होकर हाथ में पैसों को देखती है जो काफी ज्यादा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी का क्या करे। सीन अब स्पोर्ट्स डे की सुबह पर शिफ्ट होता है। स्कूल सज चुका है, नीली और सफेद झंडियां लगी हैं, माहौल में जोश है। हम देखते हैं कि हीरो अपने घर की किचन में है। वो अपनी भारी भरकम बॉडी और बड़े बड़े हाथों में ग्लव्स पहनकर एक बहुत ही नाजुक काम कर रहा है। वो एक टिफिन यानी बेंटो बॉक्स तैयार कर रहा है। उसने चावलों को एक प्यारे से भालू या कुत्ते की शक्ल दी है और कैंची से काट काट कर उसकी आंखें और नाक बना रहा है। वो इतना खूंखार दिखने वाला आदमी आज इतना प्यारा टिफिन बना रहा है, शायद बोम के लिए। तभी उसका भतीजा हानग्युल वहां आता है। वो चाचा को ये सब करते देख पूछता है, चाचा ये क्या कर रहे हो? हीरो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, क्यों, ज्यादा ही ओवर हो गया क्या? फिर हानग्युल एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। वो कहता है, चाचा मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, आज आप स्पोर्ट्स डे पर मत आओ। हीरो हैरान रह जाता है। वो कैंची हाथ में लिए पूछता है, क्यों? मैंने इतनी तैयारी की है, शरीर बनाने का, टीम वर्क दिखाने का, और तुम्हारी टीचर बोम को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका क्या होगा? हानग्युल समझाता है, अगर आप आए तो आप जीत जाओगे, और अगर आप जीते तो मेरी टीचर हार जाएंगी। हीरो कंफ्यूज हो जाता है। क्या मतलब? हानग्युल खुलासा करता है, टीचर बोम ब्लू टीम में है, वो वकील की बहन सेजन भी ब्लू टीम में है, और आप व्हाइट टीम में हो। हीरो को अब समझ आता है कि मामला उल्टा पड़ गया है। हानग्युल कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरी टीचर जीते। अगर वो जीतेंगी तो खुश रहेंगी, हमें अच्छे से पढ़ाएंगी, लेकिन अगर आप आ गए तो व्हाइट टीम की जीत पक्की है, क्योंकि आप सुपर ह्यूमन हो। इसलिए प्लीज टीचर के लिए आप हार जाओ या मत आओ। हीरो धर्म संकट में फंस गया है। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही बोम से वादा किया था कि वो जीतेगा और मेडल लाएगा, लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी जीत का मतलब बोम की हार है। हानग्युल उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो बोम को खुश देखना चाहता है तो उसे अपनी जीत की कुर्बानी देनी होगी। हीरो का चेहरा देखने लायक है। एक तरफ उसका ईगो और वादा, और दूसरी तरफ उसका प्यार और भतीजे की रिक्वेस्ट। बेचारा हीरो किचन में कैंची पकड़े सोच में पड़ गया है कि अब वो क्या करे, जीते या हारे। आगे सीन स्कूल के मैदान का है। हीरो व्हाइट टीम के सामने खड़ा है, लेकिन उसका भाषण एकदम उल्टा है। वो जोश भरने के बजाय कह रहा है, देखो जीतना जरूरी नहीं है, नींद पूरी करना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा कंपटीशन से शरीर खराब होता है, हम बस एंजॉय करेंगे। बच्चे हैरान हैं। एक लड़का पूछता है, सर आपने टीम की टी शर्ट क्यों नहीं पहनी? हीरो बहाना बनाता है, क्योंकि उसने तो हारने का फैसला कर लिया है। तभी विलेन यानी वकील छोई जुन की एंट्री होती है। वो ब्लू टीम का लीडर बनकर आया है और बहुत स्टाइल मार रहा है। हीरो और वकील आमने सामने आते हैं। हीरो जो हारने के मूड में है, वकील को ताना मारता है कि रस्साकशी हाथों से नहीं, जांघों यानी थाइज और हिप्स से होती है। वकील को कुछ समझ नहीं आता। साइड में हानग्युल और सेजन बात कर रहे हैं। सेजन को शक हो गया है। वो पूछती है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम अच्छे हो या बुरे? हानग्युल रहस्यमयी ढंग से कहता है, खेल खत्म होने पर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। यहाँ साफ है कि हानग्युल ने कोई चाल चली है। हीरो और वकील मैदान में खड़े हैं। हीरो ने हार मान ली है। वो वकील से कहता है, ठीक है तुम जीत जाओ। वकील कंफ्यूज्ड है कि ये अचानक इतना भला कैसे बन गया। तभी दूर से एक लड़की पीले ट्रैक सूट में आती है। ये बोम है। वो धीरे धीरे पास आती है। हीरो सोच रहा है कि वो ब्लू टीम यानी दुश्मन की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ होता है बड़ा धमाका। बोम अपनी पीली जैकेट की चेन खोलती है और अंदर से सफेद यानी व्हाइट टी शर्ट निकलती है। हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। व्हाइट टीम मतलब तुम मेरी टीम में हो? बोम जोश में चिल्लाती है, व्हाइट टीम जीतने के लिए तैयार हो, फाइटिंग। हीरो हक्का बक्का होकर हानग्युल को देखता है, जिसने उसे झूठ बोला था कि टीचर दुश्मन टीम में है। हानग्युल ने अपने चाचा को उल्लू बनाया ताकि वो फालतू का अग्रेशन ना दिखाए, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। अब हीरो मुसीबत में है। उसने अपनी टीम को हारने का भाषण दिया था, लेकिन अब उसकी क्रश उसी की टीम में है और जीतना चाहती है। अब उसे पलटी मारकर फिर से टर्मिनेट